नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवेल्स एक्सप्लेनेशन 3.0 में आपका स्वागत है। ये कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और अनुवादित है। कृपया मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या कमेंट सेक्शन में पिन किया गया है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 91, मौत के चंगुल में। ये बहुत दुख की बात है कि तुम में जन्मजात आत्मा नहीं है, अथर्व ने बेपरवाही से टिप्पणी की। एक जोरदार झटके के साथ अथर्व की कृपाण ने लिंडन का गला काट दिया। सदमे में आंखें चौड़ी करके लिंडन अपने हाथों से अपना गला पकड़ते हुए जमीन पर गिर पड़ा। सांस के लिए अपनी आखिरी सांस तक वह विश्वास नहीं कर सका कि अथर्व ने वास्तव में उसे मारने की हिम्मत की थी। तुम में लिंडन को मारने की हिम्मत भी है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि ग्रीनहिल परिवार तुम्हें ढूंढ लेगा और उसका बदला लेगा? डोरा ने अथर्व की ओर अपनी उंगली उठाई और कांपती आवाज में हाँफने लगी। वह पूरी तरह से हिल गई थी। भले ही मैंने उसे नहीं मारा होता, उसका परिवार उसे प्रतियोगिता में हराने के लिए मेरे पीछे पड़ जाता क्योंकि उसे मुझसे व्यक्तिगत दुश्मनी थी। अथर्व ने शांत भाव से कहा, क्यों न मैं उसके परिवार के मुझे ढूंढने के लिए निकल पड़ने से पहले ही सब कुछ ठीक कर लूं। ऐसा कहने के बाद अथर्व ने अपनी तलवार से लिंडन की बांह पर एक खूनी वाक्य उकेरा। स्नो सैक से अथर्व यहाँ था। अब तुम क्या कर रहे हो? डोरा ने कहा। अब वह पूरी तरह से हैरान थी। मैं क्या कर रही हूँ? बेशक, मैं शुई कबीले को इसमें शामिल न करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उनका नाम साफ कर रही हूँ, अथर्व ने गंभीरता से कहा। अब तुम्हारे लिए ये काफ़ी हो गया है डोरा। अब तुम्हारे वापस जाने का समय आ गया है। आखिरकार शुई कबीले के स्थापित स्वामी ही वेस्ट वैनिटी वैली के हथियारों की निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं। अगर वेस्ट वैनिटी वैली के लोगों को पता चल गया कि तुम यहाँ थे, तो पूरा शुई कबीला किसी ऐसी चीज़ में शामिल हो जाएगा जिसके वे हकदार नहीं हैं। अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा ताकि वह समझ जाए। एक और शब्द कहे बिना अथर्व मुड़ा और तेजी से चला गया। डोरा वहीं जड़वत खड़ी रही और उसे उत्सुकता से घूरती रही। अथर्व को पकड़ना असंभव होगा, और ये देखने के बाद कि अथर्व ने कितनी बेरहमी से 4 लोगों को मार डाला था, डोरा के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। उसकी जिज्ञासा ने उसे अप्रत्याशित मुसीबत में डाल दिया था। आखिरकार उसने मुड़कर जाने का फैसला किया। अब भी अथर्व में उसकी रुचि है या नहीं, ये केवल वही जानती थी। या नहीं, शायद स्टोन सिटी को देखने जाने का समय आ गया है। अथर्व ने जंगल में दौड़ते हुए सोचा। उसे अभी भी कोई निश्चित गंतव्य नहीं पता था। ये रॉय कबीले, गिलबर्ट और खूनी गिरोह के साथ स्पष्ट होने का सही समय है, अथर्व ने सोचा। भले ही वह जानता था कि वह अभी रॉय कबीले और तथाकथित खूनी गिरोह को नहीं हरा सकता, फिर भी वह अप्रत्याशित रूप से उन्हें चोट पहुंचाने या कुछ जानकारी प्राप्त करने में सक्षम था। अपना निर्णय लेने के बाद अथर्व ने स्टोन सिटी की दिशा में अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन उसकी यात्रा सुचारू रूप से नहीं हुई। वेस्ट वैनिटी वैली के 2 मास्टर्स के मृत पाए जाने के बाद उन्होंने अथर्व का शिकार करने के लिए लोगों की कई टुकड़ियां भेजीं। प्रत्येक टुकड़ी में रक्तशोधन के निम्न स्तर के रक्षक शामिल थे जो पहली से तीसरी श्रेणी तक के थे, और उनका नेतृत्व रक्तशोधन की 4थी श्रेणी के योद्धाओं द्वारा किया जाता था। इसके अलावा वेस्ट वैनिटी वैली ने भी अथर्व को व्यक्तिगत रूप से ट्रैक करने के लिए रक्तशोधन के चरम में योद्धाओं को भेजा। अपनी यात्रा के पहले दिन अथर्व पहले से ही योद्धाओं की एक सेना से मिला था, रक्तशोधन की 3री श्रेणी के योद्धा के रूप में, जो अपने से उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंद्वी को हराने की क्षमता रखता है। अथर्व ने आसानी से उनके हमलों का सामना किया, भले ही सेना में रक्तशोधन की 4थी श्रेणी के 2 योद्धा थे। अंततः अथर्व ने रक्तशोधन की पहली श्रेणी के कुछ रक्षकों को मार डाला। इसके बाद उसने वहां रुकने की जहमत नहीं उठाई और 5 जानवरों की कलाओं की हिरण साधना पद्धति पर भरोसा करते हुए उसने आसानी से उन्हें खो दिया। और इसलिए अगले दिनों में अथर्व ने वेस्ट वैनिटी वैली द्वारा भेजे गए सैनिकों को एक साथ चकमा देने और मारने में कामयाबी हासिल की। अपनी आश्चर्यजनक क्षमता और बिजली की गति के साथ साथ छिपकर किए गए हमलों का पता लगाने की अपनी क्षमता के साथ अथर्व हमेशा सफल रहा। अंत में न केवल वेस्ट वैनिटी वैली अथर्व को मारने में विफल रही, बल्कि उनके 20 से अधिक रक्षक मारे गए। जब ये बात फैली तो स्नोलैंड के पश्चिमी क्षेत्र के सभी प्रभाव क्षेत्र वेस्ट वैनिटी वैली पर हंसने लगे। वेस्ट वैनिटी वैली ने असंतुष्ट और कटुता से अपने सैनिकों को वापस लौटने का आदेश दिया। अब उन्होंने केवल रक्तशोधन के मध्यवर्ती और उन्नत चरणों में योद्धाओं को अथर्व की हत्या करने के लिए भेजा। लेकिन अथर्व मूर्ख नहीं था। उसने इसका अनुमान लगाया था और अपने निशान छिपाए थे। भले ही वेस्ट वैनिटी वैली में पक्षी थे जो उसे ट्रैक कर सकते थे, वह अपने पीछे छोड़े गए निशानों को मिटाने के लिए डिवाइडर जोन का उपयोग कर सकता था। एक बार अथर्व छिपने के लिए दृढ़ संकल्पित होने के कारण पश्चिमी वैनिटी घाटी के हत्यारे उसे खोजने में पूरी तरह से असमर्थ थे। जब वह स्नोलैंड के पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़ रहा था तो अथर्व ने गुप्त रूप से जानवरों का शिकार किया। भक्षक क्षेत्र का उपयोग करके उसने उनके रक्त की जीवन शक्ति को अवशोषित किया और अपनी साधना में सुधार किया। लगभग 10 दिनों के बाद अथर्व इस रणनीति के माध्यम से रक्तशोधन की 3री श्रेणी के शिखर पर पहुंच गया। इस स्तर पर अथर्व ने अपने भक्षण कौशल का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की।
वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो रक्त शोधन की चौथी श्रेणी तक पहुंचने के लिए इस विधि का उपयोग करने पर कई दोष और दुष्प्रभाव होंगे। उसे खुद को संयमित करना था, शांत होना था और सभी दोषों और दुष्प्रभावों से छुटकारा पाना था ताकि वह रक्त शोधन की तीसरी श्रेणी के शिखर पर पहुंचने के बाद सफलता प्राप्त कर सके। रक्त शोधन की तीसरी श्रेणी के शिखर पर पहुंचने के बाद अथर्व ने स्वाभाविक रूप से अपने युद्ध कौशल में बहुत प्रगति की थी। इसके साथ अथर्व अब रक्त शोधन की चौथी श्रेणी के योद्धाओं का सामना करने के लिए तैयार था, जिन्हें पश्चिमी वैनिटी घाटी ने उसे मारने के लिए भेजा था। रक्त शोधन की तीसरी कक्षा और 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फार्मूला की तीसरी डिग्री के शिखर पर भक्षण कौशल के साथ अथर्व आसानी से रक्त शोधन की चौथी कक्षा में एक औसत योद्धा को मार सकता था। एक बार जब अथर्व छिपने से बाहर आया तो रक्त शोधन की चौथी कक्षा में पश्चिमी वैनिटी घाटी के 7 योद्धाओं ने तुरंत अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा अथर्व ने अपने युद्ध कौशल को आजमाने के लिए रक्त शोधन की 5वीं कक्षा में कई योद्धाओं का सामना किया। जब उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई तो वह रक्त शोधन की 5वीं कक्षा के एक योद्धा को नुकसान पहुंचाने में भी सक्षम था, लेकिन उसकी ताकत के स्तर को देखते हुए उसके लिए उन्हें मारना अभी भी कठिन था। लेकिन उसकी प्रगति वास्तव में काफ़ी असाधारण थी। जब ये खबर फैली तो पश्चिमी वैनिटी घाटी एक बार फिर स्नोलैंड के विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों में हंसी का पात्र बन गई। अथर्व की क्षमता की खबर से शुई कबीला बेहद हिल गया। वे उसकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन कभी यह सुनने की उम्मीद नहीं की थी कि अथर्व इतने कम समय में रक्त शोधन की 5वीं कक्षा के एक योद्धा को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहा। इस घटना के बाद वेस्ट वैनिटी वैली ने अपने रक्त शोधन योद्धाओं को वापस बुला लिया और अब शिकार करने के लिए 3 अस्थि सुदृढ़ीकरण योद्धाओं को भेजा। अथर्व नीचे गिर गया। जब ये खबर फैली तो स्नोलैंड का पूरा पश्चिमी क्षेत्र स्तब्ध रह गया। ये हास्यास्पद था। रक्त शोधन की 5वीं कक्षा में एक साधारण योद्धा का शिकार करने के लिए अस्थि सुदृढ़ीकरण योद्धाओं को भेजना, ये वास्तव में बहुत बड़ा उपद्रव था। लेकिन पश्चिमी वैनिटी वैली को हुए नुकसान को देखते हुए ये समझा जा सकता था कि वे अब अपने संसाधनों को समाप्त कर रहे थे। तभी अथर्व एक सुदूर क्षेत्र में भाग रहा था, जिसे अभी तक उस बड़े खतरे के बारे में नहीं बताया गया था जो मंडरा रहा था। कुछ घंटों की यात्रा के बाद अथर्व आखिरकार स्नोलैंड के पश्चिमी क्षेत्र से बाहर निकल गया। एक बार जब मैं स्नोलैंड के पूर्वी क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा तो पश्चिमी वैनिटी वैली शायद मेरा शिकार करना बंद कर देगी। आखिरकार यह अब उनका क्षेत्र नहीं रहेगा, अथर्व ने सोचा। लेकिन उसने उन्हें मारने के उनके संकल्प को कम करके आंका था। स्नोलैंड के पूर्वी क्षेत्र में जहां से अथर्व अभी गुजरा था, एक विशालकाय क्रूर गिद्ध आकाश से नीचे झपटा। यह एक काला विशैला गिद्ध था। एक बार जब ये चरम परिपक्वता पर पहुंच गया तो इसमें रक्त शोधन के उन्नत चरण में एक योद्धा के बराबर युद्ध कौशल था। लेकिन अथर्व की नज़र तुरंत उस पर नहीं पड़ी। जो चीज़ ज्यादा भयावह थी वह था उस काले विशैले गिद्ध की पीठ पर बैठा बूढ़ा आदमी। उसका शरीर लकड़ी की छड़ी जैसा दुबला पतला था। ऐसा लग रहा था कि उसे कभी भी बाहर ले जाया जा सकता है। लेकिन अथर्व उस बूढ़े आदमी के शरीर के अंदर प्रवाहित होने वाली अपार आध्यात्मिक शक्ति को अच्छी तरह से समझ सकता था। यह एक शक्तिशाली गुरु है। कम से कम वह रक्त शोधन के चरम पर है, अन्यथा वह उस स्तर के भयंकर जानवर को वश में नहीं कर पाता। अथर्व ने एक गहरी सांस के साथ सोचा, और बूढ़े आदमी ने जो कपड़े पहने थे उससे अंदाजा लगाते हुए अथर्व को अब पता चल गया था कि वह वास्तव में कौन था। अगर आज कोई चमत्कार नहीं हुआ तो मैं शायद यहीं मर जाऊंगा, अथर्व ने गंभीरता से सोचा और वह जितनी तेज गति से भाग सकता था भागा और घने जंगल में वापस चला गया। अध्याय 92 दबंग और टैलेंट चीख। अथर्व को रोकने के लिए काले विशैले गिद्ध ने अपना मुंह खोला और हवा में काली आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित किया जो अथर्व के सामने जमीन पर उगल दी। एक शक्तिशाली विस्फोट ने धरती को हिला दिया। राख के ढेर के साथ मिश्रित मजबूत विस्फोटक बल ने अथर्व के खिलाफ काफी जोर से विस्फोट किया। अथर्व वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और मुंह से खून की धार बह निकली। वह दर्द से बचने के लिए कई बार इधर उधर लुढ़का। जब अथर्व लड़खड़ा कर खड़ा हुआ तो काला विशैला गिद्ध नीचे उतरा और बूढ़ा आदमी नीचे कूद गया। कितना बड़ा प्रहार! ये सम्मान की बात है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वेस्ट वैनिटी वैली किसी अनजान को मारने के लिए इतना बड़ा हथियार भेजेगी, अथर्व ने अपने होठों से खून पोंछते हुए क्रूरता से कहा। अथर्व बुरी तरह डरा हुआ था। आखिरकार हर योद्धा मौत से डरता है। इसका मतलब था सब कुछ खोना। अब जब वह मरने वाला था तो वह सम्मान के साथ मरना चाहता था, इसलिए वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, कोशिश कर रहा था कि उसका डर जाहिर न हो। युवक, तुम कुछ भी हो लेकिन कोई नहीं हो। चूंकि तुमने वेस्ट वैनिटी वैली के इतने सारे शिष्यों और रक्षकों को मार डाला है, इसलिए यह उचित है कि उन्होंने मुझे तुम्हें मारने के लिए भेजा। और चूंकि तुम स्नो सेक्ट के शिष्य हो, इसलिए हम तुम्हें कभी नहीं जाने देंगे, दुबले पतले बूढ़े आदमी ने हल्के से कहा। अब उसके हाथों में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई जो सीधे अथर्व को मारने की तैयारी कर रही थी। अधिक देरी से परेशानी हो सकती थी। युवक, मैं एक योद्धा के रूप में तुम्हारा सम्मान करता हूँ। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है तो मुझे बताओ, शायद मैं दया करके उनमें से कुछ को पूरा कर सकूं।
मैं वेस्ट वैनिटी वैली को खत्म करना चाहता हूँ। क्या तुम इसमें मेरी मदद कर सकते हो? अथर्व ने व्यंग्य किया। तुम मौत को बुला रहे हो युवक। बूढ़ा आदमी क्रोधित हो गया। उसका धैर्य समाप्त हो गया, इसलिए उसने अथर्व पर जोरदार प्रहार किया। आकाश के समान भारी हाथ का सामना करते हुए अथर्व को डर नहीं लगा। वह अपनी मृत्यु के क्षण में भी लड़ने की पूरी कोशिश करेगा। दहाड़। हालांकि इस समय अथर्व के पीछे जंगल से एक अजगर दहाड़ता हुआ आया। एक अजगर के आकार की शक्ति अथर्व के पास से उड़ती हुई निकली और बूढ़े आदमी के प्रहार से टकरा गई। दोनों चालें एक साथ फट गईं और गायब हो गईं। एक मुस्कुराता हुआ सुंदर युवक अचानक अथर्व के पीछे खड़ा था। ये तुम्हारी प्रतिभा थी कि तुमने रक्तशोधन की 9वीं कक्षा में अपनी शक्ति से मेरे शक्तिशाली हाथ को रोक लिया, लेकिन ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर तुम अभी चले गए तो मैं इस मामले को इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनाऊंगा। बूढ़े आदमी ने इस अपरिचित युवक को घूरते हुए गहराई से कहा। यह बूढ़ा आदमी बोन रीइंफोर्समेंट का एक बेहतरीन खिलाड़ी होगा, युवक ने कहा। इस पर अथर्व को तुरंत बूढ़े आदमी की शक्ति का एहसास हुआ। अथर्व ने फिर युवक से कहा, दोस्त, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अभी चले जाओ। मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी मदद की। अथर्व निर्दोष को इसमें शामिल नहीं करना चाहता था, भले ही वह बचने के लिए तड़प रहा हो। हाँ, इसका ऑर्टेलन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कैसे? युवक ने विनम्रता से हंसते हुए कहा। वाह, ऑर्टेलन, कितना शाही नाम है, अथर्व ने सोचा। बूढ़े आदमी का व्यवहार एकदम बदल गया। उसने युवक की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम स्नो सेक्ट के ऑर्टेलन हो? क्या ये स्पष्ट नहीं है? क्या स्नोलैंड में ऑर्टेलन नाम का कोई और आदमी है? युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। युवक स्नो सेक्ट के शीर्ष लोगों में से एक होना चाहिए। शायद वह मेरी जान बचा सके, अथर्व ने सोचा। बूढ़े आदमी की आंखों में डर और सदमे के निशान अथर्व को बता रहे थे कि ऑर्टेलन रक्तशोधन की 9वीं कक्षा के दायरे से बाहर था। ये वास्तव में तुम हो, ऑर्टेलन? बूढ़े आदमी ने झिझकते हुए कहा। मैं अब अथर्व को ले जा रहा हूँ। बेहतर होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ, ऑर्टेलन ने कहा। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उसने बूढ़े आदमी को ध्यान से देखा। फिर ऑर्टेलन अथर्व की ओर मुड़ा और धीरे से कहा, अरे, एक कदम पीछे हटो। ऑर्टेलन, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद, अथर्व ने कहा। उसके कान झिलमिला रहे थे। अब जबकि स्नो सेक्ट के उसके साथी शिष्य ऑर्टेलन ने मदद की पेशकश की थी, अथर्व निश्चित रूप से इस अप्रत्याशित दयालुता को स्वीकार करेगा। वह यहाँ मरना नहीं चाहता था। हालांकि अब तुम्हारा नाम पूरे स्नोलैंड में प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन यह मत भूलो कि तुम रक्तशोधन की केवल 9वीं कक्षा में हो, बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, तो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? ऑर्टेलन हंसा। उसके चारों ओर शानदार सुनहरी रोशनी तैर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह बोन रीइंफोर्समेंट के पुराने ओवरमैच से बेहतर था। ऑर्टेलन की भारी आक्रामकता से भयभीत होकर बूढ़ा आदमी और भी डरपोक महसूस कर रहा था। ऑर्टेलन के युद्धों के शानदार रिकॉर्ड को याद करते हुए बूढ़े आदमी को इस शैतान को चुनौती देने का पछतावा हुआ, बजाय इसके कि वह तुरंत अथर्व को रिहा कर दे। लेकिन वह पहले ही बोल चुका था और अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकता था। हाँ, अगर मैं तुम्हें 3 मुट्ठी में लहूलुहान नहीं कर सकता तो मैं वादा करता हूं कि मैं इस मामले से दूर रहूंगा, ऑर्टेलन गुस्से से हंसा। तुम बहुत घमंडी हो, बूढ़ा आदमी गुर्राया। अथर्व भी असहज था। उसने कहा, ऑर्टेलन, कोई लापरवाह वादा नहीं, कृपया। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं क्या कर सकता हूँ? धमाका। ऑर्टेलन की गोल्डन ड्रैगन की मुट्ठी और बूढ़े आदमी का धरती की रक्षा करने वाला हाथ अब तुरंत टकरा गया था। वे दोनों ही गति के कारण पीछे की ओर धकेल दिए गए, जबकि उन्होंने टकराने की अपनी शक्ति पुनः उत्पन्न कर ली थी। फिर से एक दूसरे से टकराने के बाद वे अलग हो गए। अब ऑर्टेलन के वादे में बताए गए 3 प्रहारों का निर्धारण होगा। लेकिन अथर्व को स्थिति के बारे में अधिक से अधिक बेचैनी महसूस होने लगी, क्योंकि 3 टक्करों के बाद ऐसा लग रहा था कि वे बराबरी पर थे। अफसोस, मैं अब बूढ़े आदमी के चंगुल से नहीं बच सकता, अथर्व ने निराशा में बड़बड़ाया। अथर्व ने अब भागने का अवसर लेने पर विचार किया। उसे उम्मीद थी कि ऑर्टेलन उसे फिर से मदद करेगा, लेकिन एक पल में यह स्पष्ट हो गया कि अथर्व ने ऑर्टेलन को कम करके आंका था। क्योंकि बूढ़े आदमी ने अब एक और खून थूका, उसकी छाती तेजी से धड़क रही थी। उसने पूंछ घुमाई, काले विषैले गिद्ध की पीठ पर कूद गया और तुरंत चला गया। काय, तुमने अभी मेरे वादे पर विश्वास क्यों नहीं किया? बूढ़े आदमी को भागते हुए देखकर ऑर्टेलन जोर से हंसा। उसने बूढ़े आदमी का पीछा नहीं किया, जो बहुत तेज गति से चल रहा था, क्योंकि उसके पास एक गिद्ध था। इसके अलावा वह अभी भी बोन रीइंफोर्समेंट का एक शक्तिशाली ओवरमैच था। ऑर्टेलन ने केवल रक्तशोधन की शक्ति के साथ बोन रीइंफोर्समेंट के एक ओवरमैच को हराया। वह शीर्ष 10 आंतरिक शिष्यों में से एक होना चाहिए, संभवतः शीर्ष 3 में भी, अथर्व ने अपने नए परिचित की प्रशंसा करते हुए खुद से कहा। ऑर्टेलन ने हंसते हुए कहा, हाँ, दोस्त, क्या तुम डर गए थे कि 3 मुट्ठियों के बाद मैं नहीं? हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आंखें गंभीर हो गईं।
तुरंत बिना एक और शब्द कहे ऑटेलन ने अथर्व को पागलों की तरह दौड़ाया। अध्याय 93 दो जन्मजात आध्यात्मिक राजाओं के बीच लड़ाई। ऑटेलन बहुत तेज गति से आगे बढ़ा, बोन रीइंफोर्समेंट के पहले ग्रेड के योद्धा से भी तेज। हालांकि चाहे उसने कितनी भी तेजी से भागने की कोशिश की हो, यह एक निरर्थक प्रयास लग रहा था। उनके पीछे हजारों मीटर की दूरी पर फ्लशिंग ट्री की रोशनी की एक किरण तेजी से उनकी दिशा में चली गई और एक फ्लैश में उनके पास पहुंच गई। फ्लशिंग ट्री की रोशनी को देखकर ऑटेलन एक सूखी मुस्कान के साथ रुक गया। अथर्व को एहसास होने लगा कि ऑटेलन इतनी तेजी से क्यों भाग रहा था। जैसे ही फ्लशिंग ट्री की रोशनी फीकी पड़ने लगी, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो एक लंबे हरे रंग के लबादे में था, उसके पैरों के नीचे फ्लशिंग ट्री की रोशनी से उभरा। उसका चेहरा खास तौर पर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अथर्व और ऑटेलन ने उसके अहंकार की आभा को महसूस किया, जैसे कि वह पूरे ब्रह्मांड का केंद्र था। अथर्व ने कभी भी इस तरह की प्रबल आभा को केवल जेनिथ से ही महसूस किया था, जो एक शक्तिशाली जन्मजात आध्यात्मिक राजा था। तो अधेड़ उम्र का आदमी बिना किसी संदेह के एक जन्मजात आध्यात्मिक राजा भी था। और अब जबकि उस आदमी से फ्लशिंग ट्री की तीव्र शक्ति निकल रही थी, अथर्व ने पहले ही उसकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। नमस्ते, आप ग्रीन हिल के परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य होंगे। मुझे लगता है कि स्नोलैंड में हमारे जैसे साधारण योद्धाओं का पीछा करना और उन्हें मारना आपके लिए थोड़ा अनुचित होगा। ऑटलेन ने शांति से अपनी शक्ति और जोश को कम करते हुए कहा। वह जानता था कि चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इस आदमी की नज़र में चींटी जितना ही कमज़ोर था। क्या तुमने मेरे बेटे लिंडन को मार डाला है? आदमी ने धीमी आवाज़ में पूछा और ऑटलेन को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए अथर्व को घूरा। उसकी आवाज़ में क्रोध या जानलेवा इरादे के बिना वह आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल अथर्व से एक साधारण सवाल पूछ रहा हो। लेकिन अथर्व को स्पष्ट रूप से पता था कि अगर एक जन्मजात आध्यात्मिक राजा इस तरह से बोलता है, तो इसका मतलब है कि वह वास्तव में बहुत क्रोधित है। हाँ, मैंने मारा है, अथर्व ने स्वीकार किया, यह महसूस करते हुए कि वह बहुत जल्द मरने वाला था। उसे उम्मीद थी कि इसकी जिम्मेदारी लेने से ऑटेलन के शामिल न होने की संभावना है। हाय, मैंने ग्रीन हिल के परिवार के जन्मजात आध्यात्मिक राजा को भड़का दिया है। वह अब मुझसे अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आया है। घटनाओं का कितना भयानक मोड़, अथर्व ने अपने आसन मृत्यु पर शोक करते हुए खुद से सोचा। उसे अभी तक अपनी मां नहीं मिली थी और उसे अपनी साधना का बहुत अनुभव करना था। उसके लिए सब कुछ अभी शुरू हुआ था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म हो जाएगा। हालांकि अथर्व को बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, और अगर उसे एक और मौका मिलता तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के लिंडन को मारना चुनता, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा हारने वाला और बदमाश था जो 3 अन्य लोगों के साथ अथर्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अथर्व को लगा जैसे उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। अब जब तुमने ये स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए और लिंडन के शव के सामने 7 दिन और रात तक अपने बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। उसके बाद तुम्हें अपनी जान देकर अपने किए के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, ग्रीन हिल के परिवार के जन्मजात आध्यात्मिक राजा ने कहा। अथर्व ने उस आदमी की बातों पर नाराजगी जताई और जवाब दिया, तुम कह रहे हो कि मुझे अपनी जान लेने से पहले 7 दिन और रात तक पश्चाताप करना होगा? मुझे लगता है कि तुम मुझे कम आंक रहे हो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को मारने के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगूंगा जिसने 3 अन्य लोगों के साथ मेरी हत्या करने की कोशिश की। इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी मार दो, अन्यथा मैं उसकी कब्र पर पहुंचते ही उसकी कब्र तोड़ दूंगा। अथर्व की बात सुनकर ग्रीन हिल परिवार के जन्मजात आध्यात्मिक राजा ने स्पष्ट क्रोध प्रकट किया। ये दुर्लभ है कि एक शक्तिशाली जन्मजात आध्यात्मिक राजा का मूड रक्तशोधन के योद्धा से इतना प्रभावित होगा। यह आप पर निर्भर नहीं है, आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया। फ्लशिंग ट्री की शक्ति अथर्व को घेर रही थी। वह अथर्व को बलपूर्वक ले जाने वाला था, लेकिन इससे पहले कि मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को एहसास हो, ऑटेलन ने चुपके से एक बर्फ के क्रिस्टल का रून निकाला और फिर उसे कुचल दिया, उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान के साथ। जब रून टूट गया तो तापमान अचानक गिर गया। हवा में एक छोटी सी दरार दिखाई दी और फिर एक बड़े बर्फ के रास्ते में बदल गई। तुरंत रास्ते पर एक आकृति दिखाई दी और नीचे बह गई। चीफ जेनिथ, अथर्व ने परिचित आकृति को देखकर उत्साह में कहा, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि स्नो सेक्ट का प्रमुख जेनिथ था। अथर्व के पास इस मुठभेड़ से बचने का मौका था। जेनिथ के आने के साथ अथर्व को घेरने वाले फ्लशिंग ट्री की शक्ति कई बर्फ के क्रिस्टल से ढक गई और फिर टूट गई। बल के एक विस्फोट में लिपटे अथर्व को जल्दी से ऑटेलन के पास गिरा दिया गया। एरोल, तुमने मेरी अनदेखी करने और मेरे नियंत्रण में स्नोलैंड में स्नो सेक्ट के एक शिष्य के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे की? ऐसा करना तुम्हारा बहुत ही असभ्य व्यवहार है, जेनिथ ने एरोल को उदास ठंडी नज़र से घूरते हुए कहा। जेनिथ, स्नो सेक्ट के इस शिष्य ने मेरे बेटे को मार डाला है। क्या तुम उसे सज़ा से बचाना चाहते हो? एरोल चिल्लाया। तुम्हारा बेटा कम शक्तिशाली था और बाहर प्रशिक्षण के दौरान दूसरों को हराने में विफल रहा। उसने अथर्व को बेइज्जत करके मारने की कोशिश की। वह अपनी मौत का हकदार था।
वह बिल्कुल भी उत्कृष्ट नहीं था, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि इस तरह के तुच्छ जीवन का बदला लेना उचित है? जेनिथ ने शांति से जवाब दिया, उसकी आवाज़ शक्तिशाली और बर्फीली थी। एरोल ने जेनिथ के शब्दों पर गुस्सा किया। जेनिथ, मैं तुमसे ये पूछता हूँ, क्या तुम वाकई इस शिष्य का बचाव करना चाहते हो? भले ही हमारे स्नोसेक्ट के शिष्य गलती करते हों, लेकिन उनके भाग्य का फैसला करना मेरे हाथ में है। ग्रीनहिल के परिवार को उन्हें दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि यह आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। जेनिथ ने उत्तर दिया। ऑटेलिन, अब अथर्व के साथ यहाँ से चले जाओ। जेनिथ ने युवा योद्धा से कहा। हाँ चीफ। ऑटेलिन ने अथर्व को जाने का इशारा किया। अथर्व तुरंत ऑटेलिन के साथ चला गया। वह अच्छी तरह जानता था कि भले ही उसके जैसे शक्तिशाली 1000 योद्धा एक साथ कार्रवाई करें, उनके पास दो जन्मजात आध्यात्मिक राजाओं के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप करने का कोई मौका नहीं था। ऑटेलिन ने अथर्व को घसीटकर एक ही सांस में कई हजार मीटर की दूरी तय की, फिर वह रुक गया। धमाका धमाका, दूर आसमान में एक कानफोड़ू आवाज़ गूंजी जब दोनों योद्धा अपनी सांस लेने के लिए रुके। जेनिथ और एरोल अब एक दूसरे से लड़ रहे थे। जन्मजात आध्यात्मिक राजा इतने शक्तिशाली थे कि भले ही दूसरे उनसे हजारों मीटर दूर रहते, फिर भी वे युद्ध के दौरान उनके द्वारा छोड़े गए विस्फोटक बलों को महसूस कर सकते थे। ऑटेलिन, चीफ जेनिथ पराजित नहीं होगा, है न? अथर्व ने थोड़ा चिंतित महसूस करते हुए पूछा। चिंता मत करो, वे दोनों मध्य आध्यात्मिक राजा हैं, इसलिए वे एक दूसरे के खिलाफ नहीं जीत सकते। ये हमारा कोई काम नहीं है। अब क्या आप स्नो सेक्ट में वापस जाएंगे या बाहर अपनी साधना जारी रखेंगे? मैंने बाहर प्रशिक्षण जारी रखने का फैसला किया, अथर्व ने समझाया। नोवेल बिन, ठीक है, सावधान रहो। अगर तुम फिर से बड़ी मुसीबत में पड़ गए तो तुम्हारी किस्मत आज से अलग हो सकती है। मैं आज यहाँ खुद को प्रशिक्षित कर रहा था और चीफ जेनिथ को बुलाने में मदद की, ताकि तुम इस बार मुसीबत से बाहर निकल सको। ऑटेलिन ने कहा। ऑटेलिन, तुमने मेरे लिए जो किया, मैं उसकी सच्ची सराहना करता हूँ। मैं अब से विवेकपूर्ण रहने और कम प्रोफाइल रखने की कोशिश करूँगा। अथर्व ने सिर हिलाया। हाँ, अथर्व, तुम वाकई काफ़ी आज्ञाकारी और नम्र व्यक्ति हो, है न? मुझे तुम्हारा चरित्र पसंद है। ऑटेलिन ने अथर्व के गंभीर उत्तर पर हंसते हुए कहा। हाँ, अथर्व भी खुशी से हंसा, एक और दिन देखने के लिए जीने की राहत महसूस की। क्या तुम स्नो सेक्ट में वापस जा रहे हो? अथर्व ने पूछा। अभी नहीं, मैं बहुत समय पहले रक्त शोधन की 9वीं कक्षा में पहुंच गया था, लेकिन मैंने अभी तक उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए कोई सफलता नहीं पाई है। इसलिए मैं स्नो सेक्ट में तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं फिर से सफल नहीं हो जाता, ऑटेलिन ने उत्तर दिया। उसने आत्मविश्वास से कहा, मुझे एक अच्छी विधि का पता चला है जो मुझे जल्द ही सफलता पाने में मदद कर सकती है। बधाई हो। धन्यवाद। अब मुझे आपको अलविदा कहना चाहिए। स्नो सेक्ट में घर वापस आकर मिलते हैं। इसके साथ ऑटेलिन चला गया। ऑटेलिन के नज़र से ओझल हो जाने के बाद अथर्व ने कई पलों तक जेनिथ और एरोल की लड़ाई की दिशा में देखा। उसके बाद वह आगे बढ़ा, स्टोन सिटी की ओर अपना रास्ता बनाता हुआ। अब जब उसके पास रक्त शोधन की 5वीं कक्षा में एक योद्धा को चुनौती देने की क्षमता थी, अथर्व को गिलबर्ट और ब्लडी गैंग से कुछ लूट वापस लेने का भरोसा था। अध्याय 94। ब्लडी गैंग। स्टोन सिटी में 3 मुख्य परिवार अभी भी वहां थे, जो त्रिपक्षीय टकराव की स्थिति प्रस्तुत कर रहे थे। हालांकि हाल के महीनों में कुछ बदल गया था। रॉय कबीले का मुखिया अब कोई और था। गिलबर्ट पहले बोन रीइंफोर्समेंट की दूसरी कक्षा में सिर्फ एक योद्धा हुआ करता था और निक जैसे मजबूत व्यक्ति के अधीन आता था, जो बोन रीइंफोर्समेंट की तीसरी कक्षा में था। लेकिन जब से उसके बेटे को जन्मजात आध्यात्मिक राजा का शिष्य बना लिया गया, तब से सब कुछ बदल गया था। जन्मजात आध्यात्मिक राजा द्वारा दिए गए साधना संसाधनों की मदद से उसने कुछ ही महीनों में बहुत प्रगति की और अब वह बोन रीइंफोर्समेंट की चौथी कक्षा के करीब था। निक के पास मुखिया के रूप में अपना पद त्यागने और गिलबर्ट के लिए रास्ता बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्टोन सिटी में योद्धा ज्यादा शिकायत नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह मार्शल आर्ट की दुनिया का नियम था। जीतने वाला राजा होगा। निक ने अपने बेटे को कड़ी मेहनत करने और कुछ बेहतर कमाने के लिए प्रेरित न करने के लिए केवल खुद को दोषी ठहराया। स्टोन सिटी की एक सराय में शिकार से लौटे कई योद्धा आराम कर रहे थे, जिसके दौरान वे स्वाभाविक रूप से हाल ही में हुई घटनाओं के बारे में बात कर रहे थे। क्या आपने सुना है कि प्रतिभाशाली अथर्व, जिसका आध्यात्मिक मेरिडियन नष्ट हो गया था और जिसे बाद में रॉय कबीले से बाहर निकाल दिया गया था, अब स्नो सेक्ट में बढ़ गया है और स्नो सेक्ट का शीर्ष रैंकिंग वाला बाहरी शिष्य बन गया है? एक योद्धा ने चर्चा शुरू करने के लिए कहा। जरूर, जब उसका आध्यात्मिक मेरिडियन छीन लिया गया तब भी उसने खुद को साबित किया। प्रतिभा वही होती है जो प्रतिभा होती है। अगर निक ने अथर्व और उसके पिता को नहीं छोड़ा होता तो वह गिलबर्ट का पीछा कुत्ते की तरह नहीं करता। अच्छा, बहुत देर हो चुकी है। आखिरकार गिलबर्ट बोन रीइंफोर्समेंट की चौथी कक्षा में एक शक्तिशाली योद्धा बन गया है। अच्छा, भले ही निक की प्रतिष्ठा खराब हो, फिर भी मैं उसे रॉय कबीले का मुखिया बनाना पसंद करता हूँ।
कम से कम वह खूनी गिरोह के साथ काम नहीं करेगा। अन्य शिकार योद्धाओं ने सिर हिलाते हुए आह भरी। ये सही है। जब से गिलबर्ट रॉय कबीले का मुखिया बना है, उसने इस तथ्य को छिपाने के लिए कुछ नहीं किया है कि वह खूनी गिरोह के साथ काम कर रहा है। न केवल उन्होंने हमारे शिकार पहाड़ों पर अतिक्रमण किया है, बल्कि वे हमारे करों का 5वां हिस्सा भी वसूल रहे हैं। वे हमें वास्तव में कष्ट दे रहे हैं। चुप रहो। अगर रॉय कबीले या खूनी गिरोह के लोगों ने तुम्हें सुन लिया तो तुम मर से भी बदतर हो जाओगे। शांत रहो। कहा जाता है कि वान कबीले और सन कबीले इस मूर्खता के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आखिर दोनों कुलों की संतानें भी जन्मजात आत्माओं के शिष्य हैं, इसलिए वे गिलबर्ट से डरते नहीं हैं। गिलबर्ट पहले से ही बोन रीइंफोर्समेंट की 4वीं कक्षा में एक शक्तिशाली योद्धा है। सराय के कोने में एक काले कोट में एक आदमी ने बड़बड़ाया, तो अब मुझे केवल खूनी गिरोह से कुछ मुआवजा मिल सकता है। बेशक यह अथर्व था, जो अभी अभी स्टोन सिटी में आया था। पहुंचने पर उसने पिछले कुछ महीनों में रॉय कबीले की स्थिति का पता लगाने के लिए अपने कान खुले रखे। जब गिलबर्ट कबीले का मुखिया बना तो उसने खूनी गिरोह के साथ मिलीभगत की। ऐसा लगता है कि खूनी गिरोह ने वास्तव में पिताजी और मुझे फंसाया है, इसलिए अब मैं सबसे पहले उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहा हूं। अथर्व ने सराय वाले को बुलाया और उसे खूनी गिरोह के बारे में विस्तार से बात करने के लिए कई 100 तांबे के सिक्के दिए। इससे अथर्व को कुछ हद तक खूनी गिरोह की सामान्य समझ मिली। खूनी गिरोह स्टोन सिटी के बाहर पहाड़ों में स्थित था। उनका नेता अस्थि सुदृढ़ीकरण की 2वीं कक्षा का योद्धा था और उपनेता अस्थि सुदृढ़ीकरण की 1ली कक्षा का योद्धा था। खूनी गिरोह को उच्च शाखाओं, मध्यम शाखाओं और निम्न शाखाओं में विभाजित किया गया था। उच्च शाखाओं के उपप्रमुख आमतौर पर रक्त शुद्धि की 8वीं और 9वीं कक्षा के योद्धा होते थे। वर्तमान में खूनी गिरोह में 4 उच्च शाखाएं थीं। मध्यम शाखाओं के उपप्रमुख आमतौर पर रक्त शुद्धि की 6ठी और 7वीं कक्षा के योद्धा होते थे। खूनी गिरोह में 7 मध्यम शाखाएं थीं। निम्न शाखाओं के उपप्रमुख आमतौर पर रक्त शुद्धि की 4ठी और 5वीं कक्षा के योद्धा होते थे। वर्तमान में खूनी गिरोह में 10 निम्न शाखाएं थीं। इसके अलावा खूनी गिरोह ने यह नियम बनाया कि गिरोह के सभी सदस्य, जब तक वे अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त हों, किसी भी समय वर्तमान उपप्रमुख को चुनौती दे सकते हैं। ध्यान में रखने के लिए एकमात्र नियम यह था कि यदि वह असफल होता है तो उसे उपप्रमुख द्वारा हिंसक रूप से दंडित किया जाएगा। मुझे खूनी गिरोह की इन निम्न शाखाओं से शुरुआत करनी चाहिए। अथर्व ने ये जानकारी प्राप्त करने के बाद फैसला किया, लेकिन अब सबसे पहले उसे इन निम्न शाखाओं में से एक में घुसपैठ करनी थी। इसके बाद अथर्व ने पता लगाया कि पहाड़ों में एक निम्न शाखा कहाँ है और अंदर चला गया। जैसा कि अपेक्षित था, उसे तुरंत निम्न शाखा के सदस्यों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और पहाड़ों में बाड़ेबंद गांव में वापस ले जाया गया। मुख्य हॉल के दोनों ओर योद्धाओं की कतार लगी हुई थी। ये सभी रक्त शोधन की 1ली या 2वीं कक्षा के थे। हॉल में 2 अधेड़ उम्र के आदमी बैठे थे, एक दुबला और दूसरा मोटा। जाहिर है वे इस निम्न शाखा के उपप्रमुख और उपप्रमुख थे। उपप्रमुख, हमने इस आदमी को हमारे घर में चुपके से घूमते हुए पकड़ा और उसे वापस आपके पास ले आए। अथर्व को अंदर लाने वाले 3 लोगों ने कहा, यह आदमी हट्टा कट्टा है। चलो इसके कपड़े उतारें और इसे पकाकर साथियों को परोसें। मोटे आदमी ने अथर्व को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अच्छा विचार है। हमने खूंखार जानवरों का मांस खा लिया है, इसलिए अब कुछ और खाने का स्वाद लेना अच्छा रहेगा। दुबले पतले आदमी ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया, नहीं, मैं आज यहाँ आपको अपना कीमती खजाना देने आया हूँ। अथर्व ने घबरा कर चिल्लाया। उसे नहीं पता था कि गिरोह नरभक्षी था। सचमुच कीमती खजाना। दोनों उपप्रमुखों की आंखें तुरंत चमक उठीं। उन्होंने अथर्व के पास खड़े योद्धाओं को आंख मारी। अथर्व को वापस लाने वाले तीनों लोगों ने तुरंत उसकी तलाशी ली और उसकी जेबों में 2 गोलियां पाईं, जो अथर्व के पास मौजूद सिर्फ 2 वाटर मिरेकल्स पिल्स थीं। धुंध और ध्यान की कितनी समृद्ध ऊर्जा है, उन्होंने चौंक कर कहा। तुरंत ही उन्हें एहसास हुआ कि वाटर मिरेकल्स पिल्स कोई साधारण गोलियां नहीं थीं। ये 2 वाटर मिरेकल्स पिल्स हैं जो मुझे गलती से मिल गई थी, और मैं इन्हें तुम्हें देता हूं जब तक मुझे गिरोह में रहने का मौका दिया जाता है। अथर्व ने जल्दी से कहा। उन्हें अपनी बची हुई वाटर मिरेकल्स पिल्स संभालते देख उसका दिल दुख गया। लेकिन उसे शुरू से ही पता था कि खूनी गिरोह में घुसपैठ करने के लिए उसे बलिदान देना होगा। वाटर मिरेकल्स पिल्स, यह एक मध्यवर्ती गोली है भाई, मोटे उप मुखिया ने अपने साथी से उत्साह से कहा। ठीक है, ये सही है। दुबले पतले आदमी ने सिर हिलाया और अथर्व के बगल में खड़े 3 लोगों को फिर से आंख मारी। उन्होंने फिर से अथर्व की तलाशी ली और कुछ चांदी के सिक्कों के अलावा कुछ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने हार मान ली। लड़के, क्या तुम सच में हमारे साथ शामिल होना चाहते हो? दुबले पतले आदमी ने अथर्व की गोलियां जेब में डालते हुए उससे पूछा। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? जरूर, लेकिन मुझे लगता है कि खूनी गिरोह महान है। अथर्व ने गंभीर होने का नाटक करते हुए कहा। हाँ, ये पहली बार है जब मैंने किसी को हमारे बारे में कुछ सकारात्मक कहते हुए सुना है। दोनों आदमी तुरंत हंस पड़े। हॉल में उपस्थित योद्धाओं ने भी ऐसा ही किया। ठीक है,
चूंकि तुमने अपनी गोलियां दे दी हैं, इसलिए तुम्हें खूनी गिरोह में शामिल होने की अनुमति है। दुबले पतले उपप्रमुख ने निश्चयपूर्वक कहा। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूँ। अथर्व ने झुककर उत्तर दिया। हंसी के बीच वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसके होठों से व्यंग्यात्मक मुस्कान गायब हो गई। अब जबकि अथर्व खूनी गिरोह का सदस्य था, वह काम पर लग जाएगा। अध्याय 95 उपप्रमुख बनना। हमारे उपप्रमुखों ने तुम्हें हमारे खूनी गिरोह का सदस्य बनने की अनुमति दी है, लेकिन उन्होंने तुम्हें खड़े होने के लिए नहीं कहा, मूर्ख। घुटने टेकते रहो, एक योद्धा ने उग्रता से कहा जब उसने अथर्व को अपने पैरों पर खड़ा होते देखा। अथर्व की पानी की चमत्कारी गोलियों ने गिरोह के कई सदस्यों को उससे ईर्ष्या करने पर मजबूर कर दिया था। ये योद्धा उनमें से एक था। उसने अथर्व के घुटनों पर हथौड़े जैसी लात मारी, उसे फिर से घुटने टेकने के इरादे से। क्रैक, ये हड्डी टूटने की सुनाई देने वाली आवाज़ थी, लेकिन अथर्व अपने घुटनों पर नहीं गिरा। इसके बजाय ये योद्धा था जो अब अपने पैरों को पकड़ते हुए दर्द से चिल्ला रहा था, क्योंकि जैसे ही उसका पैर अथर्व के घुटनों पर लगा, ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी स्टील के किसी ठोस टुकड़े पर लात मारी हो। हॉल में मौजूद हर कोई अब हाई अलर्ट पर था। तुम कौन हो? दोनों उपप्रमुखों ने संदेह से पूछा। तुरंत चौकन्ने हो गए। उन्हें तुरंत पता चल गया कि अथर्व कोई आम इंसान नहीं था। खूनी गिरोह के सदस्यों ने अपने हथियार निकाले और अथर्व को घेर लिया, सतर्क आंखों से घूरते हुए। तुम सच में भुलक्कड़ हो। तुम दोनों ने मुझे खूनी गिरोह में शामिल कर लिया है। क्या तुम्हें याद नहीं है? अथर्व मुस्कुराया। क्या मूर्ख हो? यहाँ मुसीबत खड़ी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस कमीने को अभी टुकड़े टुकड़े कर दो। दुबले पतले उपप्रमुख ने उग्रता से आदेश दिया। खूनी गिरोह के सदस्य अथर्व पर चारों तरफ से हमला करने के लिए तैयार थे। तुम क्या करने जा रहे हो? क्या तुम खूनी गिरोह के नियमों का उल्लंघन करने का इरादा रखते हो? अथर्व ने उन्हें रोकने के लिए जोर से चिल्लाया। मैं अब ब्लडी गैंग का सदस्य हूं और मैं इन दोनों उपप्रमुखों को उनके पदों के लिए चुनौती देना चाहता हूं। गैंग के नियमों के अनुसार सभी सदस्यों को इससे दूर रहना चाहिए, अन्यथा आप ब्लडी गैंग के दो नेताओं के प्रति अनादरपूर्ण हैं। अथर्व की बातें सुनकर हॉल में मौजूद लोग, जिनमें चिल्लाने वाला योद्धा भी शामिल था, स्तब्ध होकर चुप हो गए। वे सभी अथर्व को ऐसे घूर रहे थे जैसे वह हास्यास्पद हो। एक पल की चुप्पी के बाद वे सभी जोर से हंस पड़े। हा, क्या मज़ेदार मजाक है। मेरे भाई, क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा? वह हमें उपप्रमुख का पद पाने के लिए चुनौती देना चाहता है। ये लड़का कितना मूर्ख है। मोटा उपप्रमुख अपने घुटनों पर थपकी देते हुए हंसा। हा, ओह भगवान, वह हमें चुनौती देना चाहता है। पतला उपप्रमुख भी हंसी से चीख उठा। अरे दोस्तों, मुझे लगता है कि इस लड़के को घोड़े ने सिर पर लात मारी होगी, या शायद वह बिल्कुल पागल है। और कौन इतना मज़ेदार कुछ कह सकता है? खूनी गिरोह के सदस्य भी हंसी में झुक गए। फिर भी उन्होंने अपना हमला रोक दिया, क्योंकि वास्तव में अथर्व ने जो कहा वह सच था। उनके गिरोह के नियमों के अनुसार अगर कोई उपप्रमुख के पद को चुनौती देता है तो दूसरों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे निश्चित रूप से खूनी गिरोह के दो नेताओं द्वारा मार दिया जाएगा। इसके अलावा उनमें से किसी को भी विश्वास नहीं था कि अथर्व कभी भी उस चुनौती को सफलतापूर्वक जीत पाएगा। दोनों उपप्रमुखों के लिए अथर्व को मारना बहुत आसान था। बस इस आदमी को मार डालो और इसके शरीर को भेड़ियों को खाने के लिए दे दो। पतले उपप्रमुख ने मोटे से कहा। उसने अपने हाथ हिलाए, जल्दी से अधीर हो गया। क्यों हाँ भाई, मोटे उपप्रमुख ने उत्तर दिया। उस समय अथर्व ने महसूस किया कि एक शक्तिशाली मिट्टी के हाथ से मांस की एक बड़ी गेंद उसकी ओर लुढ़क रही थी, लेकिन अथर्व ने उसे देखा भी नहीं। उसने बस एक मुक्का मारकर उसे विक्षेपित कर दिया। अचानक किसी के खून थूकने की आवाज़ हवा में फैल गई। मोटा उपप्रमुख मरे हुए सुअर की तरह जमीन पर गिर गया, उसके मुंह से खून बह रहा था। फिर अथर्व तेजी से उसके पास गया और उसे छाती पर जोर से लात मारी। चीख के साथ मोटा उपप्रमुख सीधे मुख्य हॉल से बाहर निकल गया। जब उसका शरीर लुढ़कना बंद हुआ तो पाया गया कि वह मर चुका है। ये सब पलक झपकते ही हो गया। जब तक बाकी सभी को पता चला कि क्या हो रहा है, तब तक मोटा उपप्रमुख पहले ही मर चुका था। लेकिन अगर कोई जानता कि अथर्व की स्थिति क्या थी तो ये समझना आसान था। मोटा उपप्रमुख रक्तशोधन की चौथी कक्षा में एक सामान्य योद्धा था। वह अथर्व के शक्तिशाली हमले का सामना कैसे कर सकता था, जो इतने सारे खूनी युद्धों से बच गया था? भाई, पतला उपप्रमुख गुस्से से चिल्लाया। उसकी काली आंखें तुरंत लाल हो गईं, एक जबरदस्त जानलेवा इरादे के साथ अथर्व की ओर बढ़ रही थीं। अपने शरीर से पतले उपप्रमुख ने रक्तशोधन के 5वें दर्जे के योद्धाओं की शक्ति को बुलाया। उसने हॉल में रखी लोहे की छड़ उठाई और हमला कर दिया। अथर्व पीठ पर म्यान से लौह विध्वंसक को खींचकर अथर्व भी उसकी ओर दौड़ा। भागते समय अथर्व ने 9 डिग्री शरीर शोधन सूत्र की तीसरी डिग्री को तोड़ दिया। भले ही यह योद्धा बहुत शक्तिशाली नहीं था, अथर्व कोई भी जोखिम नहीं उठा सकता था क्योंकि उसका सामना रक्तशोधन की 5वीं कक्षा के योद्धा से था। आखिरकार रक्तशोधन की 5वीं कक्षा वास्तव में
उससे 2 कक्षाएं अधिक थी। धातु के टकराने की आवाज़ हवा में गूंज उठी। अथर्व की कृपाण लोहे की छड़ से टकराए और गरजती हुई ज्वाला की शक्ति बचाव करने वाली पृथ्वी की शक्ति से टकराए। हवा तेज चटकने की आवाज़ों की गूंज से भर गई। लौह विध्वंसक और लौह छड़ के बीच चिंगारियां फूट पड़ीं। केवल एक संक्षिप्त क्षण के बाद जहां दोनों सेनाएं बराबरी पर खड़ी थीं, लौह विध्वंसक ने लोहे की छड़ को 2 टुकड़ों में काट दिया। अथर्व ने फिर से अपनी तेज लपटों वाली तलवार को बुलाया, जिसका इस्तेमाल उसने दुबले पतले उपप्रमुख के दाहिने हाथ पर एक लंबा घाव करने के लिए किया। ये कैसे संभव है? तुम रक्त शोधन की केवल 3री कक्षा में हो। तुम्हारे पास इतनी शक्तिशाली शक्ति कैसे है? दुबले उपप्रमुख ने अपने घायल दाहिने हाथ को पकड़ते हुए अथर्व पर गुर्राहट की। वह अचानक तेजी से पीछे हट गया और फिर वह दुम मोड़कर बाहर भाग गया। आज इस रहस्यमय योद्धा से लड़ने का उसका कोई इरादा नहीं था। गिरोह के सभी सदस्य इस दृश्य को देखकर चौंक गए और डर गए। अब भागने में बहुत देर हो चुकी है। अथर्व ने गहरी दहाड़ लगाई। आयरन डिस्ट्रॉयर से खून की एक बूंद गिरी और अथर्व सर पर दौड़ते हिरण की तरह तेजी से और फुर्ती से आगे बढ़ा। अथर्व ने एक पल में दुबले उपप्रमुख को पकड़ लिया, उस पर तेजी से वार किया। खून की बूंद फर्श पर गिर गई। अब अथर्व ने इस निम्न शाखा के 2 उपप्रमुखों को मार डाला था और उसने अपनी 2 जल चमत्कारी गोलियां वापस ले लीं। उन्हें वापस पाने पर अपनी राहत दिखाने की कोशिश नहीं की। मुझे लगता है कि अब तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि मैं कौन हूं, अथर्व ने क्रूरता से कहा। अब वह हॉल में वापस आ गया था। उसने चारों ओर भयभीत योद्धाओं को देखा और अपने हाथ में खूनी आयरन डिस्ट्रॉयर को पकड़ लिया। गिरोह के सभी सदस्य डर के मारे घुटनों के बल बैठ गए और आदरपूर्वक अथर्व उपप्रमुख कहलाए। अब जब आप मुझे उपप्रमुख कहते हैं तो अब से इस निम्न शाखा में अंतिम निर्णय मेरा होगा। यदि आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो आपका अंत आपके 2 नए सेवानिवृत्त उपप्रमुखों की तरह होगा। समझे? अथर्व ने पत्थर की तरह ठंडे स्वर में कहा। आवाज़ उसे उनकी वफादारी नहीं चाहिए थी। वह उनमें इतना डर भरना चाहता था कि अगले कुछ दिनों में वह उनका फायदा उठा सके। आदरणीय उपप्रमुख, हाँ, हम समझते हैं। सभी योद्धा अपनी आंखों के कोनों से 2 खूनी लाशों को देखते हुए चिल्लाए। ठीक है, तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उन 2 लाशों को साफ करो। वे घिनौनी हैं। फिर यहाँ वापस आओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ कहना है, अथर्व ने हल्के से कहा। फिर वह हॉल में सिंहासन पर बैठ गया और उन योद्धाओं को देख रहा था जो अब उत्सुकता से कार्रवाई के लिए तैयार हो गए थे। लगभग 1/4 घंटे बाद सब कुछ साफ हो गया था। गिरोह के सभी सदस्य, जिनकी कुल संख्या लगभग 40 थी, हॉल में आए और अपने नए उपप्रमुख के बोलने का इंतजार करने लगे। मुझे इस निम्न शाखा के खजाने के टॉवर का रास्ता दिखाओ, अथर्व ने आदेश दिया। हाँ, आदरणीय उपप्रमुख, रक्तशोधन की 3री कक्षा के 2 योद्धाओं ने उत्तर दिया। वे उसे अपने बेस से दूर नहीं एक छिपी हुई गुफा में ले जाने के लिए निकल पड़े। अध्याय 96 खूनी गिरोह की निचली शाखाओं को खत्म करें। गुफा का रास्ता छिपा हुआ और घुमावदार था और उन्हें इसकी गहराई में जाने में लगभग 1 घंटा लग गया। हालांकि कोई आश्चर्य नहीं। आखिरकार ये वह जगह थी जहां निचली शाखा की सभी बेशकीमती संपत्तियां रखी गई थीं। सुरंग के अंत में वे आखिरकार एक गुफा पर पहुंचे। इसमें चांदी और तांबे के सिक्कों का ढेर चमक रहा था, कम से कम उनमें से 1 लाख। पैसे के अलावा वहां बेहतरीन हथियार, आध्यात्मिक ऊर्जा पोषण की गोलियां और एंटीटॉक्सिन गोलियां थीं। दूसरी तरफ स्वर्ग और पृथ्वी से कुछ खजाने थे, लेकिन कुछ भी दुर्लभ या विशेष नहीं था। उपप्रमुख, ये सभी हमारे खजाने हैं और अन्य को हमारी उच्च शाखाओं को सौंप दिया गया है, योद्धाओं में से एक ने सावधानी से समझाया। रक्तशोधन राज्य में योद्धाओं के एक समूह के रूप में खजाने की इतनी छोटी संख्या का दावा करना दयनीय था। लगता है कि खूनी गिरोह में आपका सबसे अच्छा समय नहीं रहा है, अथर्व ने शुष्कता से कहा। वास्तव में उपप्रमुख, लेकिन ये भटकते योद्धाओं से बेहतर है। कम से कम रहने के लिए एक जगह तो है और हमें उन अन्य ताकतों द्वारा धमकाए जाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जिनका हम संयोग से सामना करते हैं, दूसरे योद्धा ने उत्तर दिया। अथर्व ने गुफा की ओर देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। मुझे उन चांदी के सिक्कों में से 1/3 दे दो और बाकी तुम्हारा है, अथर्व ने कहा। उसका माथा चढ़ा हुआ था। अविश्वास में योद्धा एक दूसरे को देखने लगे कि क्या उन्होंने उसे गलत सुना है। क्या तुम्हें वे नहीं चाहिए? अथर्व फिर से पूछा। उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान का संकेत था। उपप्रमुख, क्या आप उन्हें हमें देने के बारे में गंभीर हैं? एक योद्धा ने हिम्मत जुटाई, उसकी आवाज़ कांप रही थी। बस वही करो जो मैं कहता हूँ। तुम महिलाओं की तरह व्यवहार कर रहे हो, अथर्व ने तिरस्कारपूर्वक कहा। इसके साथ कई साहसी योद्धाओं ने अपनी जेबों को चांदी के सिक्कों और आध्यात्मिक ऊर्जा पोषण की गोलियों से भरने का बीड़ा उठाया। अथर्व ने कुछ नहीं कहा, केवल थोड़ा सिर हिलाया। पहले कुछ योद्धा जिन्होंने नेतृत्व किया था, उन्होंने वापस लौटते समय उसे गहराई से प्रणाम किया। अथर्व की ईमानदारी की पुष्टि करने पर शेष योद्धा बिना किसी हिचकिचाहट के लूट के ढेर पर चढ़ गए। उन्होंने खजाने को बड़े करीने से और जल्दी से विभाजित किया। अथर्व को चांदी के सिक्कों का ठीक 1/3 छोड़ दिया।
ये सही है, मैं जो कहता हूँ उसका मतलब है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटता, अथर्व ने उनकी दक्षता पर प्रसन्न होकर कहा। धन्यवाद उपप्रमुख, धन्यवाद उपप्रमुख। योद्धाओं ने अपनी प्रशंसा चिल्लाई, उनकी आवाज़ें कक्ष में गूंज उठीं। इस वजह से उन्हें अपने अजीब नए उपप्रमुख के लिए सम्मान मिला। ये सिर्फ डर नहीं था जो उन्हें उसका अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर रहा था। अथर्व ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया क्योंकि यह बता सकता था कि सदस्यों ने उसके आगे झुकना शुरू कर दिया था। यही तो वह चाहता था। मुफ्त भोजन जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अथर्व जानता था कि अगर वह चाहता था कि ये योद्धा उसकी बात सुने तो उसे उन्हें ऐसा करने के फायदे दिखाने होंगे, बेशक उनकी जान बचाने के अलावा। वैसे उपप्रमुख, क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? एक योद्धा ने कहा, उसकी बाहें खजाने से भरी हुई थीं। मेरा नाम बिल है, लेकिन मैं सिर्फ आपके उपप्रमुख के तौर पर संबोधित किए जाने की उम्मीद करता हूँ। अथर्व ने जवाब दिया, हाँ उपप्रमुख। हालांकि उसका लहजा उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन योद्धाओं ने इसे अनदेखा कर दिया और थोड़ा सिर हिलाया। बाद में अथर्व ने कई योद्धाओं को कुछ मीठे मांस वाले भयंकर जानवरों का शिकार करने का आदेश दिया और दूसरों को स्टोन सिटी से अच्छी शराब खरीदने के लिए भेजा। फिर अथर्व ने इन योद्धाओं के साथ एक दावत रखी जो अपने उदार नए उपप्रमुख के साथ और भी ज्यादा घुल मिल रहे थे। अगले दिन उसने एक और निम्न शाखा को विलय करने की अपनी योजना के बारे में कोई रहस्य नहीं बनाया। अधिकांश योद्धा इससे सहमत नहीं थे क्योंकि यह खूनी गिरोह के नियमों का गंभीर उल्लंघन होगा। लेकिन अथर्व उन्हें कभी भी अवज्ञा करने की अनुमति नहीं देगा। उसने उन सभी को उसका अनुसरण करने का आदेश दिया और जो लोग मना करते थे उन्हें मार डाला। हालांकि अथर्व ने अपने सभी योद्धाओं को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। वह अपनी मर्जी से किसी को मारना नहीं चाहता था। वह जानता था कि उसे चीज़ों को यथासंभव नियंत्रित रखना होगा। एक बार खबर बाहर आ गई तो परिणाम गंभीर होंगे। अथर्व अपने आदमियों को दूसरी निचली शाखा के इलाके में ले गया और अंदर घुस गया। उसने अपनी पूरी ताकत से तुरंत 2 उपमुखियों को मार डाला। उनके नेताओं को मारने के बाद अथर्व ने नई निचली शाखा के सभी सदस्यों के सामने अपना कानून लागू किया। इनमें से जो उसकी आज्ञा का पालन करते थे वे बच गए, जबकि जिन्होंने विरोध किया उन्हें मार दिया गया। बेशक बहुत कम विरोध हुआ। आखिरकार अथर्व ने किसी को भी अन्यायपूर्वक नहीं मारा था। अधिकांश योद्धा बस जीना चाहते थे। पहले की तरह अथर्व ने किसी को उसे निचली शाखा के खजाने में ले जाने का आदेश दिया और उनके साथ सारा पैसा बांट लिया। फिर से उसे उसका हिस्सा मिल गया। इस तरह योद्धा स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण करने के लिए अधिक इच्छुक थे। अगले 2 महीनों में अथर्व ने उसी तरह खूनी गिरोह की सभी निचली शाखाओं पर नियंत्रण कर लिया। एक नियम के रूप में उसने इन निचली शाखाओं की सारी संपत्ति अपने अधीनस्थों के साथ बांटना सुनिश्चित किया। अथर्व इस सामरिक चाल में चतुर था। अथर्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाभ निश्चित रूप से पैसा नहीं था। ये तथ्य था कि उसने खूनी गिरोह की कम से कम 1/4 शक्ति को आश्चर्यजनक गति से नष्ट कर दिया था। अपने नेतृत्व में सभी निम्न शाखाओं को एक बड़ी शाखा में विलय करने के बाद अथर्व को पता था कि उसे रुकना होगा। वह अपनी ताकत की सीमाओं को जानता था और इसके अलावा खूनी गिरोह के बाकी लोगों को निश्चित रूप से इन चौंकाने वाली घटनाओं के बारे में पता था। इसलिए एक दिन अथर्व ने अपने सभी अधीनस्थों को इकट्ठा किया और उनके सामने बोलने के लिए खड़ा हुआ। भाइयों, पिछले 2 महीनों में हमने एक साथ मिलकर भाग्य बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है, जो मैं कहूँगा कि जीवन की सबसे अच्छी बात है। हालांकि हमें इसके बाद अलग होना होगा क्योंकि खूनी गिरोह की मध्यम शाखाएं और उच्च शाखाएं हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगी। अथर्व ने जोरदार ढंग से बोलते हुए कहा। उसके योद्धा ध्यान से देख रहे थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यकीन है कि पिछले कुछ महीनों में तुम्हारी फसल अच्छी हुई होगी, इतनी कि तुम एक अच्छे शहर में एक सुंदर लड़की पा सको और घर बसा सको। और इसलिए मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ। अब हमें अलग हो जाना चाहिए। बेशक तुम में से जो नहीं जाना चाहते वे ब्लडी गैंग की दूसरी मध्यम शाखाओं और उच्च शाखाओं में जा सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वे तुम्हें स्वीकार करेंगे क्योंकि तुम मेरी शाखा से आए हो। हम आपसे अलग नहीं होना चाहते उपप्रमुख। हम आपके साथ रहना चाहते हैं। अधिकांश योद्धा ये सुनने के लिए अनिच्छुक थे कि अथर्व गिरोह को भंग करने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वास्तव में बहुत पैसा कमाया था और अपने नए उपप्रमुख के अधीन अपने नए जीवन का आनंद ले रहे थे। आखिरकार अथर्व उनके लिए काफ़ी उदार था। हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन तुम जानते हो कि अगर हम साथ रहे तो यह आसान नहीं होगा। अथर्व हंसा। मैं वादा करता हूं कि जब मैं काफ़ी मजबूत हो जाऊंगा तो मैं फिर से तुम्हारा नेता बनूंगा। और इसके साथ ही अथर्व इतनी तेजी से चला गया कि उसके योद्धा चाहकर भी उसका पीछा नहीं कर सके। दोस्तों, उपप्रमुख चला गया है। मुझे लगता है इसका मतलब है कि हमारे जाने का समय आ गया है। आप जानते हैं कि हमें खूनी गिरोह में वापस नहीं जाना चाहिए, रक्त शोधन की तीसरी कक्षा के कुछ योद्धाओं ने टिप्पणी की। वह सही कह रहा है। हमने बहुत पैसा कमाया है। अब कहीं बसने का समय आ गया है। खूनी गिरोह की निचली शाखाओं के सदस्य फिर तितर बितर हो गए, अपनी अपनी दिशा में आगे बढ़ गए।
कुछ अपने गृहनगर जा रहे थे। दूर से अथर्व एक चोटी पर दिखाई दिया। उसने जा रहे योद्धाओं को देखा और फुसफुसाया, खूनी गिरोह, इन सभी सदस्यों के चले जाने से तुम्हारी ताकत बहुत कम हो गई होगी। लेकिन डरो मत, जल्द ही तुम्हें एक बड़ा तोहफा दिया जाएगा, या मेरा नाम, बिल, सब बेकार हो जाएगा। अध्याय 97। अप्रत्याशित घटना। इस दिन पूरा स्टोन सिटी उत्साह से भरा हुआ था। यह इस खबर के कारण था कि खूनी गिरोह की सभी 10 निचली शाखाएं बेवजह गायब हो गई थीं और बिखर गई थीं। स्टोन सिटी के आसपास हजारों मील तक मौजूद सभी अन्य गिरोहों में खूनी गिरोह पहले स्थान पर था और इसकी हिंसक हरकतें कुख्यात हो गई थीं। इसलिए इसके साथ जो कुछ हुआ था वह कोई रहस्य नहीं था। ये 10 निचली शाखाएं न केवल खूनी गिरोह की ताकत का 1/4 हिस्सा थीं, बल्कि पूरे गिरोह की संपत्ति और प्रशिक्षण संसाधनों का 1/3 हिस्सा भी थीं। स्वाभाविक रूप से खूनी गिरोह की उच्च स्तरीय शाखाएं गुस्से में आ गई थीं और उन्होंने अपने सभी कुलीन योद्धाओं को उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए भेजा जो इस सबके पीछे था। उनकी मदद करने के लिए रॉय कबीले ने भी अपने कई योद्धाओं को उधार दिया। रॉय कबीले की आय सीधे खूनी गिरोह पर निर्भर थी और इसलिए 10 निम्न शाखाओं के विघटन से उन्हें भी बहुत नुकसान हुआ। दुर्भाग्य से वे इस सब के पीछे के आदमी को खोजने में कामयाब नहीं हुए। और इससे भी बुरी बात यह थी कि 10 निचली शाखाओं के सभी जीवित सदस्य पहले ही अपने सारे पैसे और खजाने के साथ स्टोन सिटी छोड़ चुके थे, जिसका मतलब था कि गैंग की 1/3 पूंजी रातों रात गायब हो गई थी। अथर्व को भी यह सब पता था क्योंकि वह स्टोन सिटी में गुप्त रूप से यात्रा कर रहा था। कबीले और गैंग की त्रासदी की खबर सुनने के बाद उसने खुद से कहा, खूनी गैंग, ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में तुम्हें और भी बड़ी सजा मिलेगी, और गिलबर्ट, तुम्हें भी वह मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। इसके साथ ही अथर्व स्टोन सिटी छोड़कर एक पर्वत श्रृंखला पर आ गया। ये पर्वत श्रृंखला कोई साधारण पर्वत श्रृंखला नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां रॉय कबीले ने अपनी कई औषधीय सामग्री एकत्र की थी। रॉय कबीले के पूर्व युवा गुरु के रूप में अथर्व इस जगह को अच्छी तरह से जानता था। वह ये भी जानता था कि हर कुछ दिनों में गिलबर्ट के शिष्य यहाँ बड़ी संख्या में औषधीय सामग्री एकत्र करने के लिए आते थे। यह उसके लिए अपनी योजना को अंजाम देने का सबसे अच्छा समय होगा। इस पर्वत श्रृंखला में कई दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद उसने शिष्यों को टोकरियां और बक्से लेकर आते देखा। इन शिष्यों में सबसे उच्च स्तर का योद्धा रक्तशोधन की 3री कक्षा में था। अथर्व मुस्कुराया, उन्हें हराना उसके लिए बहुत आसान होगा। जब वे चिकित्सा सामग्री एकत्र कर चुके थे और वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, अथर्व ने एक लबादा पहना, अपना चेहरा ढका और उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना बाहर निकल गया। उसने कई शिष्यों को घायल कर दिया और उनके द्वारा एकत्र की गई सभी चीज़ों को नष्ट कर दिया। उसने पहाड़ पर मौजूद सभी औषधीय सामग्रियों को भी बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही उसने अपनी पीठ मोड़ ली और संतुष्टि के साथ स्टोन सिटी छोड़ दिया। एक दिन वह निश्चित रूप से वापस आएगा, क्योंकि गिलबर्ट और ब्लडी गैंग को हराने के बाद ही वह शांति से मर सकता था। वह बता सकता था कि यह उसके दिल में एक जुनून की तरह था। जब ये पूरी तरह से समाप्त हो गया तभी उसकी साधना और भी उच्च स्तरों तक पहुंच सकती थी। हालांकि वह तुरंत स्नो सेक्ट के घर नहीं गया। इसके बजाय वह पहाड़ों पर चला गया जहां उसने रक्तशोधन के मध्यवर्ती चरण में जानवरों का शिकार किया। वह अभी भी अस्थिर नींव के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ा। उसे उन छिपे हुए खतरों को खत्म करना था जिन पर उसने अपने सफलता काल में ध्यान नहीं दिया था। यह उसके लिए जीवन मरण का संघर्ष था। इस वजह से उसे इस महीने में लगातार जानवरों का शिकार करना पड़ा ताकि वह अभ्यास कर सके और अपनी साधना के आधार को मजबूत कर सके। अंत में उसने न केवल छिपे हुए खतरों को खत्म किया, बल्कि एक मजबूत नींव भी रखी। रक्तशोधन की 3री कक्षा में सफलता। इससे भी बेहतर, उसने इस महीने में सभी 5 जानवरों की कलाओं में महारत हासिल कर ली, जो केवल अलग अलग जानवरों के फोकस बिंदुओं में भिन्न थी। उसके बाद 9 डिग्री बॉडी रिफाइनिंग फॉर्मूला की 3री डिग्री पर उसका शरीर समेकित हो गया और उसकी लड़ने की शक्ति बढ़ गई, जिसका मतलब था कि वह रक्तशोधन की 5वीं कक्षा में किसी भी योद्धा से आत्मविश्वास से लड़ सकता था। उसी समय वह हमला करने के लिए तैयार था। नोवेलबिन 3 महीने की एकाग्रता, अलगाव और पीड़ा के बाद अब अथर्व के लिए रक्तशोधन की 4थी कक्षा तक पहुंचना पर्याप्त था। उसकी पिछली सफलता के बाद से बहुत लंबा समय हो गया था। यदि वह अपनी वास्तविक शक्ति को दबाता रहा तो ये जल्द ही पीछे हट सकता है, और यह निश्चित रूप से वह नहीं था जिसकी अथर्व ने उम्मीद की थी। इस प्रकार उसने सावधानी से एक छिपी हुई जगह चुनी और अपनी साधना शुरू करने के लिए पहाड़ में एक छेद खोला। स्वाभाविक रूप से वह रक्तशोधन की 3री कक्षा के शिखर से जल्दी ही रक्तशोधन की 4थी कक्षा तक पहुंच गया। पूरी प्रक्रिया में केवल 3 दिन लगे और बिना किसी बाहरी मदद के। और यह सफलता जो उसने प्राप्त की थी वह योद्धाओं के लिए सबसे हानिरहित और वांछनीय परिस्थितियों में प्राप्त हुई थी। रक्तशोधन की 4थी कक्षा में प्रवेश करते समय कई दिनों तक पहाड़ पर रहने के बाद अथर्व अंततः हिम संप्रदाय में लौटने के लिए तैयार था। अब वह रक्तशोधन की 6ठी कक्षा के योद्धाओं से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। वह जानता था कि यह महत्वपूर्ण था।
शोधन गुट और कास्टिंग गुट के लिए उसे हिम संप्रदाय में धकेलना आसान नहीं होगा। जब तक वे रक्त शोधन के उन्नत चरण के योद्धाओं या अस्थि सुदृढ़ीकरण के योद्धाओं को नहीं भेजते, वे उसे डरा नहीं पाएंगे। और अगर वे इस स्तर के योद्धाओं को भेजते हैं तो ये ग्रेस के लिए लड़ने के लिए पर्याप्त कारण होगा। अथर्व ने एक मजबूत घोड़े को वश में किया और अपने लौह विध्वंसक के साथ घर की यात्रा शुरू की। 5 दिन बाद वह आखिरकार पहुंच गया। वह हिम संप्रदाय के मुख्य द्वार से अंदर आया। द्वार के बाहर 2 बाहरी शिष्य पाली में पहरा दे रहे थे। जब अथर्व पहुंचा तो दोनों शिष्यों ने उसे पहचान लिया। सिद्धांत रूप में अथर्व की शक्ति ने उसे बाहरी शिष्यों में सर्वोच्च स्थान पर रखा था। इन 2 बाहरी शिष्यों को उसे देखते ही सम्मानपूर्वक वरिष्ठ कहना चाहिए। यहाँ तक कि कास्टिंग गुट और रिफाइनमेंट गुट के शिष्यों को भी उसे देखते ही अपना सम्मान बनाए रखना चाहिए। हालांकि उसने 2 शिष्यों की तिरस्कार भरी निगाहें देखीं। उनके चेहरे पर तिरस्कार भरी नज़रें साफ दिखाई दे रही थीं। अथर्व को वह समय याद आ गया जब वह पहली बार स्नो सेक्ट में आया था। यहाँ क्या हो रहा है? उसने खुद से बड़बड़ाया। उसी समय उसके पेट में एक अप्रिय भावना पैदा हुई। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अपने आंगन की ओर भागा। उसके जाने के बाद दोनों शिष्यों ने उपहास किया और कहा, तुम्हें जल्द ही दर्द का स्वाद चखना होगा। और शिष्यों में से एक भी चला गया ताकि अथर्व के आगमन का संदेश उन लोगों को बता सके जो उससे नफरत करते थे। वह पूरे रास्ते भागता रहा, अपने पैरों के निशानों को भारी और भारी महसूस करता रहा क्योंकि उसके पेट में बुरी भावना बढ़ती जा रही थी। और निश्चित रूप से उसे उसके आंगन के बीच में 3 शिष्यों ने रोक लिया। वह उन्हें जानता था। वे सभी आंतरिक शिष्य थे। मार्क रक्त शुद्धिकरण की 4th कक्षा में था और कास्टिंग गुट से आया था। अन्य 2 शिष्य भाई थे, फिल और लैरी, जो रक्त शुद्धिकरण की 3री कक्षा में थे। वे शोधन गुट के सदस्य थे। एक तरफ हटो, तुम मेरे रास्ते में हो, अथर्व ने दहाड़ते हुए कहा जब उसने देखा कि वे उसका रास्ता रोक रहे हैं। सभी शिष्य उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे सभी उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देखने लगे। फिर से अथर्व को वह समय याद आ गया जब वह पहली बार स्नो सेक्ट में आया था। उसने अनुमान लगाया कि ग्रेस के साथ कोई दुर्घटना हुई होगी। हाँ, तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है। ये स्नो सेक्ट में सबसे मजबूत लोगों को बहुत पसंद आता है। अब तुम हमें अपने वरिष्ठों के रूप में भी सम्मान नहीं देते जब तुम हमें देखते हो। इन तीनों शिष्यों ने उसका मजाक उड़ाया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके पास एक मुख्य गुरु है और साथ ही उसका समर्थन करने के लिए जन्मजात आत्मा भी है। फिल ने व्यंग्य किया, मुझे ऐसा नहीं लगता। जन्मजात आत्मा का बैकअप पहले ही गायब हो चुका है। अब केवल एक मुख्य शिष्य है। रुको, उसका नाम फिर से क्या था? ओह हाँ, वह बदसूरत ग्रेस है, लैरी ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जब अथर्व ने यह अपमान सुना तो उसके दिल में क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा, जो तुरंत ऊपर उठा और उसके पूरे शरीर और यहाँ तक कि हवा में भी गर्मी फैला दी। उसके आसपास के शिष्यों ने उसके गुस्से को महसूस किया। तुमने अभी जो कहा उसके लिए खुद को थप्पड़ मारो, अथर्व ने उन पर गुस्से से दहाड़ लगाए। ओह अथर्व, तुमने मुझे वाकई डरा दिया। क्या मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे तुम नाराज हो गए? लैरी ने मासूमियत से एक मजाकिया मुस्कान के साथ कहा। हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह सिर्फ अगली ग्रेस है। फिल मुस्कुराया। अध्याय 98 नियमों की अवहेलना करें, उसे मार डालें, बूम। फिल को किसी ऐसी चीज ने टक्कर मारी जिसका वजन 1000 किलोग्राम था। इससे पहले कि वह संभल पाता अपनी बात पूरी करने के बाद वह तुरंत पीछे की ओर उड़ गया। पीछे की ओर उतरते समय उसके टूटे हुए दांतों में खून मिला हुआ था और लाल मेहराब बन गया था। फिल के अगली ग्रेस शब्द दोहराते ही अथर्व ने हमला कर दिया। उसके गुस्से के कारण उसकी हरकतें चरम गति पर पहुंच गईं। वह फिल की तरफ कूदा और उसके मुंह पर जोरदार वार किया। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि उनके आसपास के योद्धाओं को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। जब तक वे होश में आए, फिल जमीन पर कई बार लुढ़क चुका था और बेहोश हो चुका था। उसका चेहरा धंसा हुआ था और उसके सिर के आधे हिस्से के बराबर का निशान था। फिल के पूरे सिर से खून बह रहा था। सब कुछ भयानक था। इस खूनी दृश्य और फिल के धंसे हुए चेहरे को देखकर सभी शिष्य पूरी तरह सदमे में थे। वे डरे हुए महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि फिल ऐसा लग रहा था कि वह मरने के करीब है। भाई, लैरी चिल्लाया और दौड़कर गया, लेकिन पाया कि फिल पहले से ही बेजान था। ये तो होना ही था। अब अथर्व की ताकत रक्त शोधन की 6ठी श्रेणी के योद्धा से अच्छी तरह मेल खाती थी। फिल, जो रक्त शोधन की केवल 3री श्रेणी में था, अथर्व के एक भयंकर भूसे से कैसे बच सकता था? तुमने मेरे भाई को मार डाला, लैरी चिल्लाया। उसके चेहरे पर शुद्ध दुख था। फिल वास्तव में मर चुका था। क्या अथर्व पागल हो गया है? उसने स्नो सेक्ट में किसी को मारने की हिम्मत कैसे की? ये निश्चित था कि फिल वास्तव में मर चुका था। हर कोई धीमी आवाज में बात कर रहा था, अथर्व को सदमे से देख रहा था। ये पहली बार था कि किसी ने स्नो सेक्ट में किसी अन्य शिष्य को मारने की हिम्मत की थी। जन्मजात आत्माओं के शिष्य भी ऐसा कभी नहीं करेंगे। अब वे वास्तव में अथर्व के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे।
कौन जानता था कि यह पागल किस तरह की पागलपन भरी हरकतें करेगा। लेकिन वे उसकी ताकत से भी हैरान थे। उसने फिल को केवल एक वार में मार डाला। अब ये बताना मुश्किल था कि वह वास्तव में कितना मजबूत था। मार्क पहले ही भीड़ में पीछे हट चुका था। अथर्व, तुम्हें भुगतना पड़ेगा, लैरी ने गुर्राहट के साथ कहा। अगर मैं मर जाऊं तो तुम भी मर जाओ, अथर्व ने चिल्लाकर कहा। आखिरकार ये ग्रेस के बारे में था। वह अथर्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सम्माननीय गुरु थी। वह अथर्व के दिल की सबसे निचली रेखा थी जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था, अपमानित नहीं कर सकता था या चोट नहीं पहुंचा सकता था। यह अहंकारी भाई सार्वजनिक रूप से बदसूरत ग्रेस कहने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। इसमें कोई संदेह नहीं था कि उन्होंने सीमा पार कर ली थी, इसलिए अथर्व को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे उन्हें मारना है या नहीं। जो उसके लिए महत्वपूर्ण था उसके साथ खड़ा रहा। वैसे भी वह उनमें से एक को पहले ही मार चुका है। अगर वह एक और कमीने को मार देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने गुस्से में अथर्व को अब स्नो सेक्ट के नियमों की परवाह नहीं थी। उसने लैरी की ओर वार किया, लेकिन इस समय एक आदमी बाहर आया और उसने मुक्का मारकर अथर्व के वार को रोक दिया। नोवेल ये रॉड था जिसने एक बार उसे रिफाइनमेंट फैक्शन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। जब अथर्व ने उसे देखा तो उसे आखिरकार एहसास हुआ कि यह एक साजिश थी, और वह अपने गुस्से के कारण सीधे इसमें शामिल हो गया। लेकिन अथर्व को इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, क्योंकि फिल ने जो कुछ कहा था उससे ग्रेस का अपमान हुआ था। भले ही उसे फिर से सब कुछ करने का मौका मिले, लेकिन वह फिल को मारने में संकोच नहीं करेगा। अथर्व, तुमने बहुत बड़ी गलती की। स्नो सेक्ट में पहला नियम है कि शिष्य एक दूसरे को नहीं मार सकते, और तुमने तो बिना किसी देरी के पहला नियम ही तोड़ दिया। जैसी कि उम्मीद थी, जैसे ही रॉड ने अपना मुंह खोला उसने अथर्व पर इस गंभीर अपराध का आरोप लगाया। हालांकि वह भी हैरान था। अथर्व की ताकत उसे हराने के लिए काफी लग रही थी। ये बहुत कुछ कह रहा था। आखिरकार वह रक्त शोधन के उन्नत चरण में एक योद्धा था। उसने अथर्व को भड़काने के लिए फिल, लैरी और मार्क को भेजा था और उन्हें अथर्व को अपमानित करने का अवसर लेने के लिए कहा था। लेकिन कौन जानता था कि इसका परिणाम फिल की मौत होगी। लेकिन ये शोधन गुट के लिए अच्छी खबर थी। ये पहली बार था कि स्नो सेक्ट के एक शिष्य ने अपने साथी को मार डाला था। अथर्व के लिए इससे बच निकलना असंभव था। इतना दिखावा मत करो, तुम चालाक कमीने। ये वही है जो तुम चाहते हो, अथर्व ने ठंडे स्वर में कहा। फिर अथर्व ग्रेस के आंगन की ओर भागा। इस बार किसी ने उसे नहीं रोका। घमंडी गधे, देखते हैं कि तुम कब तक इतने घमंडी रह सकते हो, रॉड ने खुद से सोचा जब उसने अथर्व को तेजी से भागते हुए देखा। रॉड ने फिर लैरी को सांत्वना देने का नाटक किया और लैरी और कुछ अन्य शिष्यों को उसके पीछे भेजा। उसने उन्हें एल्डर एबॉट के सामने अथर्व पर आरोप लगाने को कहा। फिर रॉड के नेतृत्व में 1 दर्जन लोगों ने फिल की लाश उठाए, एल्डर एबॉट के घर की ओर बढ़े। अथर्व, जिसे अब बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, ग्रेस के कमरे में भाग गया। अब ग्रेस हमेशा की तरह साधना कर रही थी, लेकिन अथर्व देख सकता था कि ग्रेस का चेहरा पीला और थका हुआ था। उसकी आंखों के नीचे असामान्य काले घेरे थे। क्या हुआ गुरुजी? अथर्व चिंतित होकर पूछा। हालांकि ग्रेस ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे बाहर भेजने के लिए मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। अथर्व उठ गया और फिर से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितना भी चिल्लाया या दरवाजा खटखटाया, ग्रेस ने जवाब देने से इनकार कर दिया। फिर हीदर अपने कमरे से बाहर आए और फुसफुसाते हुए बोली, अथर्व, बेहतर होगा कि तुम मास्टर ग्रेस को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। क्या हुआ हीदर? अथर्व ने लगभग आंसुओं में पूछा। अथर्व, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। फिर हीदर ने पिछले कुछ महीनों की घटनाओं के बारे में बताया। स्नो सेक्ट में 3 जन्मजात आध्यात्मिक राजा थे। उनमें से एक ग्रेस के पिता ओडिन थे। लगभग आधे महीने पहले 2 रहस्यमय योद्धा आए। वे मजबूत थे। उन्होंने आसानी से ज़ेनिथ को वश में कर लिया और ओडिन को चोट पहुंचाई, उसे दूर ले गए। ओडिन ने ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं को क्यों उकसाया, यह कोई नहीं जानता था। ग्रेस अपने पिता के पकड़े जाने के कारण बहुत परेशान रही होगी। उसे नहीं पता था कि वह जीवित है या नहीं। और स्नो सेक्ट में दूसरी जन्मजात आत्मा बोरिस, जो अक्ष का गुरु था, ओडिन का प्रतिद्वंद्वी था। ओडिन के चले जाने के बाद उसने गुप्त रूप से रिफाइनमेंट और कास्टिंग गुट का समर्थन किया और उन्हें ग्रेस को कुछ परेशान करने के लिए कहा। सौभाग्य से जेनिथ उसका सहयोगी था, इसलिए दोनों गुटों ने बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने केवल मौखिक रूप से उसका अपमान किया। रिफाइनमेंट गुट, कास्टिंग गुट और बोरिस, अगर मैं तुम्हें जीते जी नहीं मार देता तो मैं तुम्हें सताने के लिए नरक में जाने को तैयार हूं। अथर्व ने खुद से कसम खाए, उसका खून गुस्से से धड़क रहा था। बाहर आओ अपराधी। अथर्व, हमारा सामना करो, एक क्रोधित आवाज ने पुकारा। ये रॉड था। बाहर छोटे से आंगन में एल्डर एबॉट कई शिष्यों के साथ वहां थे। रॉड और दूसरे लोग भी वहां थे।
हाँ, ये बहुत जल्दी था। अथर्व ने फिल पर हमला करने के क्षण से ही इसकी उम्मीद कर ली थी। मुझे भागने का कोई मौका ढूंढना चाहिए, अथर्व ने सोचा, क्योंकि वह पीछे बैठकर मरने का इंतजार नहीं करना चाहता था। जब एल्डर एबॉट अंदर आए तो उन्होंने अथर्व को घोर निराशा से देखा। भले ही एबॉट न चाहते हों, फिर भी उन्हें अथर्व को गिरफ्तार करने के लिए कहना ही पड़ता। यह उनके संप्रदाय का नियम था। अध्याय 99 का निर्णय। अथर्व, तुम, हे भगवान, मैं वास्तव में नहीं जानता कि तुम्हारे बारे में क्या कहूँ। तुम गिरफ्तार हो, अथर्व, एल्डर एबॉट ने गंभीरता से कहा। अथर्व के प्रति एल्डर एबॉट का रवैया कई बार बदला था, लेकिन कुल मिलाकर उन्हें युवा पसंद था। योद्धा का काफ़ी मजाक उड़ाया, लेकिन इस बार वह बहुत आगे निकल गया था। स्नो सेक्ट में अभूतपूर्व कृत्य में अथर्व ने एक साथी शिष्य को मार डाला था। हीद बेहद उलझन में थी, इस बात से सदमे में थी कि अथर्व ने क्या किया था, लेकिन अथर्व ने उसे आश्वस्त किया और वह थोड़ा शांत हुई। एल्डर एबॉट अथर्व को लॉ एनफोर्समेंट हॉल में ले गए। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति देखकर हीद काफ़ी चिंतित हो गई और ग्रेस के दरवाजे पर दस्तक दी, उसे बताया कि अथर्व को गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉ एनफोर्समेंट हॉल के रास्ते में रॉड ने बार बार अथर्व को अपमानित और धमकियां दीं, लेकिन एल्डर एबॉट ने रॉड को भगा दिया, साथ ही अन्य लोग जो अथर्व से बकबक कर रहे थे। जब वे लॉ एनफोर्समेंट हॉल पहुंचे, अथर्व को जेल की कोठरी में डाल दिया गया। अब ऐसा लगता है कि मैंने खुद को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल लिया है, अथर्व ने अपने चारों ओर के अंधेरे को देखते हुए खुद से कहा। रात भर में अथर्व द्वारा फिल की हत्या की कहानी पूरे संप्रदाय में फैल गई थी। अथर्व ने ऐसा क्यों किया, इसकी सच्चाई धीरे धीरे खबर फैलने के साथ सामने आई। कुछ शिष्यों ने सोचा कि अथर्व एक ईमानदार व्यक्ति था जो दया और प्रतिशोध के बीच अंतर करने में स्पष्ट था। कुछ महिला शिष्यों को अथर्व पर दया आ गई, क्योंकि उन्हें लगा कि रिक दोषी नहीं है, लेकिन कुछ अन्य लोग थे जो उम्मीद करते थे कि अथर्व को कठोर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अथर्व ने सीधे तौर पर प्राथमिक नियम तोड़ा है जो स्नो सेक्ट में कभी नहीं तोड़ा गया था। उनके लिए 1000 मौतें भी उसके अपराध का प्रायश्चित नहीं कर सकतीं। लेकिन अंतिम निर्णय एल्डर्स, चीफ जेनिथ और डोमिनेंट टॉप एल्डर बोरिस पर निर्भर था। अथर्व को बंद किए हुए आधा दिन बीत जाने के बाद एल्डर एबॉट जेल में आए। एल्डर एबॉट, क्या मैं मर जाऊंगा, अथर्व ने पूछा, क्योंकि वह जानता था कि एल्डर एबॉट नर्म दिल के हैं। अथर्व, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम चुप क्यों नहीं रह सकते थे? क्या तुम्हें लगता है कि फिल जैसे एक साधारण शिष्य की वजह से अपनी जान गंवाना उचित होगा? एल्डर एबॉट ने गुस्से से कहा। मैं कुछ नहीं कर सकता, एल्डर। उसने मेरे सामने मेरे गुरु का दुर्भावनापूर्ण अपमान किया, अथर्व बिना किसी खेद के उत्तर दिया। ठीक है, ग्रेस भाग्यशाली है कि उसके पास शिष्य के रूप में आप जैसा साहसी, वफादार व्यक्ति है। एल्डर एबॉट ने आह भरी। एल्डर एबॉट, कृपया मुझे बताएं, मेरे साथ क्या होने वाला है? अथर्व ने विनती की। मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे पूरी घटना का विवरण पता चल गया है। कुल मिलाकर आपके पास लाभ है, अथर्व। इसके अलावा संप्रदाय प्रमुख आपकी तरफ लगता है। मुझे लगता है कि आपके पास अपनी जान बचाकर जाने का अच्छा मौका है, एल्डर एबॉट ने गंभीरता से कहा। ओह, मेरे भाग्यशाली सितारे, मैं इस आपदा से बच सकता हूँ, अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी भी खुश होने के लिए बहुत जल्दी है। आपको पता होना चाहिए कि प्रमुख शीर्ष एल्डर बोरिस आपके पक्ष में नहीं है, एल्डर एबॉट ने उदास चेहरे के साथ कहा। क्या वह संप्रदाय प्रमुख से उच्च पद पर है, एल्डर? अथर्व ने पूछा। नहीं, संप्रदाय प्रमुख हमारे स्नो संप्रदाय में सर्वोच्च शासक पद है, एल्डर एबॉट ने कहा। लेकिन बहुत समय पहले नहीं, बोरिस ने सफलतापूर्वक स्वर्गीय विनाश को तोड़ दिया और एक मध्यम आध्यात्मिक राजा बन गया। अब जब बोरिस एक मध्यम आध्यात्मिक राजा है तो वह अपनी शक्तियों के क्षेत्र में जेनिथ के बराबर है। इसका मतलब यह है कि भले ही उसकी स्थिति और संप्रदाय प्रमुख के बीच अभी भी एक अंतर है, लेकिन अब जेनिथ के लिए बोरिस को दबाना असंभव है। संप्रदाय अब विभाजित हो गया है, अथर्व। 2 मुख्य गुट बन गए हैं। मैं समझ गया, अथर्व ने सिर हिलाया। वह गहरी सोच में था। संप्रदाय प्रमुख और बोरिस ने चौक पर तुम्हारा मुकदमा चलाने की योजना बनाई है, इसलिए तुम्हें जो भी परिणाम हो उसे स्वीकार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने की आवश्यकता है, एल्डर एबॉट ने उसे याद दिलाया। भले ही जेनिथ और बोरिस के बीच झगड़ा हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे मामले पर फैसला सुनाने के लिए इतने शक्तिशाली योद्धाओं को बुलाया जाएगा। मैं रक्त शोधन का एक विनम्र अनुयायी हूँ। और क्या ये बहुत बड़ी बात लगती है न? इतने बड़े चौक में मुकदमा चलाना, अथर्व ने थोड़ा हैरान होकर कहा। आखिरकार, भले ही उसने कोई और जघन्य अपराध किया हो, जन्मजात आत्माओं की नज़र में यह महत्वहीन होगा। अथर्व जानता था कि उसके मामले के लिए जन्मजात आत्माओं को परेशान करना पूरी तरह से अनावश्यक था। वास्तव में बोरिस को तुम्हारी जान की परवाह नहीं है, अथर्व, लेकिन वह इस अवसर का उपयोग करके स्नो सेक्ट पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है। क्या तुम समझ रहे हो? एल्डर एबॉट ने पूछा। हाँ, एल्डर, चिंता मत करो,
चीफ जेनिथ के साथ मिलकर मैं आपके लिए लड़ने की पूरी कोशिश करूंगा, एल्डर एबॉट ने आश्वस्त होकर कहा और चले गए। ये शक्ति है, मेरी शक्ति कभी पर्याप्त नहीं होगी। अथर्व ने एल्डर एबॉट के जाने के बाद अपने सेल की दीवारों पर जोरदार प्रहार करते हुए चिल्लाया। अगले दिन स्नो सेक्ट का मुख्य चौक लोगों से भरा हुआ था। स्नो सेक्ट के सभी शिष्य जल्दी आ गए। स्नो सेक्ट के इतिहास में यह पहली बार था कि किसी ने अपने साथी शिष्य की हत्या की थी। वे देखना चाहते थे कि अथर्व का क्या होगा। कुछ शक्तिशाली शिष्यों को पता था कि वे संप्रदाय प्रमुख और प्रमुख शीर्ष एल्डर की विरोधी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा देखेंगे। प्रमुख शीर्ष एल्डर बोरिस अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था, जबकि प्रमुख जेनिथ स्नो सेक्ट में अपनी शक्ति बनाए रखना चाहता था। जल्द ही 9 एल्डर दिखाई दिए और वे सभी मंच पर 9 सीटों के पास उतरे। फिर उनके पीछे संप्रदाय प्रमुख जेनिथ और प्रमुख शीर्ष एल्डर बोरिस थे। अन्य एल्डर का अभिवादन करने के बाद जेनिथ ने सीधे कानून प्रवर्तन शिष्यों को अथर्व को चौक पर लाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद अथर्व प्रकट हुआ, उसके हाथ बंधे हुए थे। पूरे चौक में शोर मच गया। ग्रेस और हीदर बेहद चिंतित और परेशान थे। एल्डर एबॉट को भी यही महसूस हुआ। उन सभी को इस बात का अफसोस था कि अथर्व इतना आवेगी और गुस्सैल था। लेकिन अंदर ही अंदर ग्रेस आभारी थी और खुश भी जब उसे पता चला कि अथर्व ने फिल को क्यों मारा। निश्चित रूप से अथर्व ने ग्रेस और हीदर को देखा होगा, लेकिन वह उनसे नजरें मिलाए बिना उनके पास से गुजर गया। अथर्व ने जो नहीं देखा था वह यह था कि चौक के एक कोने में एम्बर गुड की नेता अमेलिया और वह आकर्षक लड़की खड़ी थी जो ग्रेस के साथ स्टोन सिटी गई थी। अगर स्नो सेक्ट वास्तव में अथर्व को मारना चाहता है तो मुझे उम्मीद है कि आप उसकी मदद कर सकते हैं, अमेलिया ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या ऐसा इसलिए होने वाला है क्योंकि उसके पास कोई आध्यात्मिक मेरिडियन नहीं था? आकर्षक लड़की ने पूछा। हाँ, मुझे पक्का अंदाजा है कि वह वही व्यक्ति है जिसकी मुझे तलाश थी, अमेलिया ने सिर हिलाते हुए कहा। मैंने उसकी कहानी सुनी है। वह बुरा नहीं है। मैं इस पर विचार करूंगी। अगर यह वाकई इतना जरूरी है तो मैं तुम्हारे लिए ये करूंगी, लड़की ने अमेलिया के कान में फुसफुसाया। धन्यवाद, अमेलिया ने कृतज्ञता में अपना सिर हिलाते हुए कहा। संप्रदाय प्रमुख, प्रमुख शीर्ष बुजुर्ग और 9 बुजुर्ग, अथर्व ने आदरपूर्वक कहा, जैसा कि प्रथा थी। अथर्व, स्नो सेक्ट के सभी लोग आज इस मंच पर एकत्र हुए हैं। क्या तुम जानते हो क्यों? जेनिथ था सबसे पहले बोलने वाले। क्या तुम अपना अपराध कबूल करोगे? नहीं, चीफ जेनिथ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई अपराध किया है। मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? अथर्व ने सरलता और गंभीरता से कहा। उसकी नज़रें उन बुजुर्गों की पंक्ति पर घूम रही थीं जिनके हाथों में उसका भाग्य था। अध्याय 100 चुनौती स्वीकार की गई। अविश्वसनीय। वह कितना घमंडी है। उसने ये दावा करने की हिम्मत कैसे की कि उसने कोई अपराध नहीं किया है? सभी ने उसे फिल को मारते देखा। निर्दोष, मेरी गांड। रिफाइनमेंट गुड, कास्टिंग गुड के शिष्य और बोरिस के कुछ लोग गुस्से में गाली देने लगे। ओह, तो कृपया मुझे बताएं कि आप निर्दोष होने का दावा क्यों करते हैं? बोरिस, स्नो सेक्ट के प्रमुख शीर्ष बुजुर्ग ने शांति से पूछा, जबकि उसने अपनी आंखें मूंद लीं। इस स्थिति में उसे अथर्व के बचाव के लिए खुला दिखना था। अन्यथा लोग उसे संकीर्ण सोच वाला मानेंगे और उसके पूर्वाग्रहों पर संदेह करेंगे। जेनिथ की तरह ही बोरिस भी सुंदर था और उसका व्यवहार भी राजसी था, जो सभी उपस्थित शिष्यों पर एक अद्भुत प्रभाव डालता था। वह केवल अथर्व का पक्ष पूछने से कहीं अधिक स्पष्टीकरण की मांग कर रहा था। इसके अलावा वह अब साधना के माध्यम से एक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। उसका आभामंडल अब और अधिक प्रभावशाली था। प्रमुख शीर्ष एल्डर बोरिस, फिल ने मेरे गुरु का अपमान किया। वह मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर है। वह मुझे सिखाती है, मेरी मदद करती है और मेरी देखभाल करती है। वह मेरे परिवार की तरह है। फिल ने मेरे गुरु को नीचा दिखाने के इरादे से मेरे लिए वास्तव में घृणित शब्द कहे। वह मरने के लायक था, अथर्व ने स्पष्ट रूप से कहा। क्या मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ, प्रमुख शीर्ष एल्डर बोरिस? यदि आपके प्रियजनों का अपमान किया जाता है तो आप क्या करेंगे? क्या आप तथाकथित नियम के कारण खड़े होकर कुछ नहीं करेंगे? अथर्व ने आगे पूछा। अपना मुंह बंद करो। प्रमुख शीर्ष एल्डर से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कास्टिंग गुड के संस्थापक एल्डर लोगन ने अथर्व को फटकार लगाई। अथर्व को घूरते हुए उसने उस पर उंगली उठाई जैसे कि वह उसे अगले ही पल मार देगा। एल्डर लोगन, अपने आप को संभालो। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। जेनिथ ने लोगन को ठंडे स्वर में डांटा। उसने अपनी जन्मजात आत्मा की शक्ति को इकट्ठा किया ताकि लोगन को चेतावनी के तौर पर एक थप्पड़ मारा जा सके। हालांकि इससे पहले कि उसकी शक्ति लोगन तक पहुंच पाती, बोरिस ने उसे रोक दिया। फिर वह जेनिथ की ओर मुड़ा और कहा, चीफ जेनिथ, नाराज मत हो कृपया। हम बस इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि लड़के से कैसे निपटा जाए। एल्डर लोगन सिर्फ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होने की कोशिश कर रहे थे। निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना, जरूर, वह यही कर रहा था। मैंने जो देखा उससे लगता है कि वह आपकी चापलूसी कर रहा था।
अथर्व ने चुपचाप सोचा, अपनी उपेक्षा की मुद्रा को छिपाने का प्रयास करते हुए। हालांकि कोई भी बोरिस से सवाल करने या उसे चुनौती देने की कोशिश नहीं करेगा। वह अब एक जन्मजात आत्मा था जिसमें अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी। जो कोई भी उसे पार करने की कोशिश करता, वह शायद पछताता। भले ही वह अनुचित था, लेकिन लोगों को चुप रहना पड़ता और उसके आदेश को स्वीकार करना पड़ता जब तक कि जेनिथ उसे सीधे न डांटे। अथर्व, ठीक है, आपने जो अभी कहा उसमें कुछ समझ थी। मैं आपसे सहमत हूं और मैं आपकी भावना को समझता हूं, लेकिन नियम तो नियम है। आपको कोई भी नियम तोड़ने की अनुमति नहीं है, चाहे आपका तर्क कितना भी वैध क्यों न हो। जो कोई भी नियमों का उल्लंघन करता है, उसे अपने कार्यों के परिणाम भुगतने होंगे। बोरिस ने कहा, तो प्रमुख शीर्ष बुजुर्ग के रूप में मैं आपको दोषी घोषित करता हूं और आपको मौत की सजा सुनाता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको बुरा नहीं लगेगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे बुरा नहीं लगेगा। क्या वह मजाक कर रहा है? बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है और इससे भी बढ़कर मैं इस घमंडी कमीने को मारना चाहता हूं। बोरिस के अपमानजनक शब्दों पर अथर्व ने मौन क्रोध में शाप दिया। लेकिन खुद को शाप देना स्वाभाविक था। दरअसल उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि बोरिस उसे मरवाना चाहता है और वह इस सही मौके का फायदा उठाएगा। हुक, कास्टिंग और रिफाइनमेंट के लोग बोरिस के फैसले से खुश होकर जोर से चिल्लाए, मास्टर ग्रेस, हमें क्या करना चाहिए? वे उसे मार देंगे? हीदर ने बेचैनी से पूछा। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीफ जेनिथ पर निर्भर करता है। ग्रेस ने उम्मीद पर टिके हुए कहा। उसे उम्मीद थी कि जेनिथ की राय अलग होगी। इसके अलावा वह कभी भी बोरिस के खिलाफ लड़ने नहीं जा सकती थी। वह उसके मुकाबले में नहीं थी और यह इस सख्त पदानुक्रमित संप्रदाय में पूरी तरह से अनुचित होगा। चीफ जेनिथ, आपकी क्या राय है? बोरिस ने पूछा। उसकी गंभीर अभिव्यक्ति के बहाने एक शातिर मुस्कान छिपी हुई थी। ठीक है, यह मेरी राय है। अथर्व ने एक शिष्य को क्यों मारा? मुझे यकीन है कि अब तक आप सभी को इसका कारण पता चल गया होगा। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि फिल को मरना ही था। उसने अथर्व के गुरु के प्रति घोर अनादर दिखाया। मैंने जो निष्कर्ष निकाला है उसके अनुसार अथर्व के पास अपने कृत्य के लिए एक वैध कारण था। इसलिए मैंने उसकी मृत्युदंड माफ करने का फैसला किया है। हालांकि मैं जोर देकर कहता हूं कि उसे अभी भी अपने कृत्य के लिए सजा भुगतनी होगी। जेनिथ ने कई क्षणों तक गहन विचार में डूबे रहने के बाद घोषणा की। ये कथन सुनकर अथर्व, हीथर, ग्रेस और अथर्व के कुछ अन्य मित्रों ने राहत की सांस ली। जब तक प्रमुख जेनिथ अथर्व को बचाने का फैसला करता, वह इस बार बच जाता। वैसे भी स्नो सेक्ट के प्रमुख के रूप में जेनिथ के पास अभी भी व्यापक शक्ति थी और अधिकांश समय अंतिम निर्णय उसी का होता था। कई मायनों में ऐसा लगता है कि चीफ जेनिथ अथर्व के बारे में बहुत सोचते हैं। कई शिष्यों ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। अथर्व के मामले पर उनकी गर्मागर्म बहस के बावजूद उन्हें वास्तव में परिणाम की परवाह नहीं थी। उनके लिए यह उनका कोई काम नहीं था। वे बस मौज मस्ती के लिए मुकदमे को देखने के लिए यहाँ एकत्र हुए थे। चीफ जेनिथ, पूरे सम्मान के साथ, मुझे डर है कि यह निर्णय उचित नहीं है। उसने स्नो सेक्ट के एक साथी शिष्य को मार डाला। स्नो सेक्ट के नियम के अनुसार शिष्यों के लिए एक दूसरे को मारना वर्जित है न? लेकिन हम उसे छूट क्यों देंगे? बोरिस ने विरोध किया। वह स्पष्ट रूप से जेनिथ के फैसले को सुनकर दुखी था। अपने दिल की गहराई में वह जेनिथ से और भी अधिक नाराज हो गया। बोरिस, क्या तुम मुझसे, स्नो सेक्ट के प्रमुख से सवाल कर रहे हो? जेनिथ ने संकेतात्मक रूप से उत्तर दिया। स्पष्ट रूप से वह बोरिस के हस्तक्षेप से खुश नहीं था। ओह, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन चीफ जेनिथ, हमारे संप्रदाय की परंपरा के अनुसार इस स्थिति के लिए 9 बुजुर्गों की मंजूरी की आवश्यकता है, चाहे छूट दी जाए या नहीं। बोरिस ने जोर देकर कहा। जेनिथ के अंतिम नोवेलबिन निर्णय के आगे झुकने को तैयार नहीं था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अथर्व को मारने का मौका इतनी आसानी से जाने दे। फिर वह 9 बुजुर्गों की ओर मुड़ा और कहा, तो बुजुर्गों, अब निर्णय लेने की आपकी बारी है। आप अथर्व के कृत्य के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या उपाय किए जाने चाहिए? उसने सबसे पहले एल्डर इवान पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। एल्डर इवान, चलिए आपसे शुरू करते हैं। बोरिस ने बाकी 8 बुजुर्गों पर एक सार्थक नज़र डाली। वह स्पष्ट रूप से संकेत दे रहा था कि अब उनके लिए उसे या जेनिथ का समर्थन करने के बीच चयन करने का समय आ गया है। जेनिथ ने भी उनकी ओर मुड़कर सिर हिलाया, उन्हें अपनी राय घोषित करने का संकेत दिया। वह जानता था कि बोरिस कुछ करने वाला है। मैं चीफ जेनिथ से सहमत हूँ। अथर्व अपनी जान बचाता है और उसे सजा भुगतनी होगी, एल्डर इवान ने खड़े होते हुए कहा। फिर एल्डर्स ने एक एक करके अपने वोट डाले। अथर्व चौक में खड़ा था, अपनी आंखों से उन्हें आकर्षित करने की कोशिश कर रहा था। एल्डर लोगन ने, जैसा कि अपेक्षित था, बोरिस का पक्ष लिया और अथर्व की मृत्यु पर जोर दिया। एल्डर रोनाल्ड और एल्डर हैरिस ने भी बोरिस की राय का समर्थन किया, लेकिन बाकी सभी 6 एल्डर्स ने जेनिथ की समझ के अनुसार वोट दिया। ये 3 बनाम 6 था।
जेनिथ जीत गया। बोरिस का चेहरा काला पड़ गया, परिणाम से काफी नाखुश। इस बात की पूरी संभावना थी कि इस बार अथर्व मौत से बच जाएगा। ऐसा लगता है कि चीफ जेनिथ को अभी संप्रदाय में अपार समर्थन प्राप्त है, कुछ शिष्यों ने आपस में कहा। अच्छा, ऐसा लगता है कि मैं एक और दिन देखने के लिए जीवित रहूंगा, अथर्व ने राहत की सांस ली। ये देखकर कि अधिकांश बुजुर्गों ने जेनिथ का समर्थन करने का फैसला किया, उसे यकीन था कि वह सुरक्षित रहेगा। चौक में हर कोई इस परिणाम के बारे में उत्साह से कानाफूसी कर रहा था। एल्डर बोरिस, आपने पहले ही वोट का परिणाम देख लिया है। क्या आप अभी भी अपने प्रस्ताव पर अड़े हुए हैं? जेनिथ ने बोरिस की ओर मुड़कर पूछा। चीफ जेनिथ, ऐसे परिणाम के साथ निश्चित रूप से मैं अथर्व की मृत्युदंड पर जोर नहीं देने वाला हूं। आपके सुझाव के अनुसार मेरे पास पहले से ही कुछ विचार हैं कि उसे कैसे दंडित किया जाए। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह इससे बच पाएगा या नहीं, ये सब उस पर निर्भर करता है। बोरिस ने एक कृपालु मुस्कान के साथ कहा। अथर्व की मृत्यु पर जोर देने से पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति और भी खराब हो जाएगी। उसके पास अब एक नई योजना थी। बोरिस की आंखों से हर कोई बता सकता था कि वह बहुत नाखुश था। इस परिणाम से न केवल ये संकेत मिलता है कि अथर्व जीवित रहेगा, बल्कि चीजों की व्यापक योजना में इसका ये भी अर्थ था कि बोरिस अभी भी स्नो सेक्ट में जेनिथ जितना प्रभावशाली नहीं था। जेनिथ सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना रहा। ओह, उस पर निर्भर करता है। तुम्हारा क्या मतलब है, बोरिस? जेनिथ ने पूछा। ओह, चिंता मत करो चीफ जेनिथ, मैं बस ये परखना चाहता हूं कि वह कितना शक्तिशाली है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम और अधिकांश अन्य बुजुर्ग उसे जीवित क्यों रखना चाहते हो। क्या वह वास्तव में इतना सक्षम है कि तुम सब उसे इतना महत्व देते हो? बोरिस ने कहा, उसकी आंखों में एक व्यंग्य की चमक छिपी हुई थी। तो बोरिस, तुम उसे कैसे परखोगे? वह जेनिथ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि बोरिस के दिमाग में क्या चल रहा था। इसलिए उसने और अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की। कम से कम इस तरह से अथर्व के पास मौका होगा। उसने इसे स्थगित करने का बहाना भी तैयार किया। इस तरह अथर्व को तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा। हालांकि जेनिथ के अपने शब्दों को पूरा करने से पहले अथर्व ने बीच में टोकते हुए कहा, प्रमुख शीर्षर्द बोरिस, मैं आपके द्वारा सुझाए गए परीक्षण को लेना चाहता हूं। मैं साबित करूंगा कि मैं फिल से ज्यादा मजबूत हूं, बहुत ज्यादा मजबूत। जेनिथ और अन्य एल्डर्स ने अब तक उसकी बहुत मदद की थी। अथर्व बहुत आभारी था, फिर भी उसे ये भी चिंता थी कि अगर चीफ जेनिथ उसका बचाव करना जारी रखता है तो कई शिष्य नाखुश होंगे और खुद को सोचेंगे कि चीफ जेनिथ पक्षपाती है। यह आखिरी चीज थी जो वह नहीं चाहता था। इससे चीफ जेनिथ की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। यही कारण था कि उसने बीच में टोकते हुए अचानक चुनौती स्वीकार कर ली। उसे पूरा भरोसा था कि वे चाहे जो भी फेंकें, वह उसे संभाल लेगा। आखिरकार उसे एक और मौका दिया गया था। अथर्व, तुम क्या कर रहे हो? बकवास करना बंद करो। तुरंत अथर्व ने अपने सिर में जेनिथ की गुस्से भरी आवाज सुनी। संप्रदाय के प्रमुख ने अपनी आंतरिक शक्ति से गुप्त रूप से अपना संदेश भेजा था। अथर्व ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस प्रमुख को आश्वस्त करने की उम्मीद में आत्मविश्वास से देखता रहा। अच्छा, ये बिल्कुल सही है। फिल से बहुत मजबूत, तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे दिखाओ कि तुम कितने सक्षम हो और क्या कर सकते हो। बोरिस ने तुरंत कहा। जेनिथ को विरोध करने का कोई मौका नहीं दिया। अथर्व के त्वरित आत्मविश्वास ने बोरिस को परेशान कर दिया। उसने पहले कभी ऐसा घमंडी शिष्य नहीं देखा था। उसने इतने बड़े दावे करने की हिम्मत कैसे की? एल्डर लोगन, बोरिस ने अपने सहयोगी को बुलाते हुए चिल्लाया। उसने उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। इसके बाद एल्डर लोगन चले गए और बर्फीले पहाड़ों की ओर चल पड़े। बोरिस के इस कृत्य से सभी शिष्य भ्रमित हो गए और उन्हें आश्चर्य हुआ कि आखिर वह अथर्व की ताकत का परीक्षण कैसे करना चाहता था। लगभग आधे घंटे बाद एल्डर लोगन वापस लौटे। उनके साथ 3 क्रूर जानवर थे। वह एक काले पंखों वाला बैल, एक राक्षसी बंदर और एक पीले पंखों वाला चील लेकर आए थे। बैल जोर से चिल्ला रहा था और उसके तराजू तेजी से चमक रहे थे। बंदर ने अपनी लंबी भुजाओं को हवा में लहराते हुए अपने तीखे पीले दांत दिखाए। चील ने ऊंची आवाज में चीखते हुए अपने पंख फड़फड़ाए। वे सभी काफी भयंकर लग रहे थे और उपस्थित अधिकांश शिष्यों को भयभीत कर रहे थे। हे भगवान, वे सभी जानवर कम से कम रक्त शुद्धिकरण की 6ठी कक्षा के योद्धा जितने शक्तिशाली हैं। भगवान, क्या डोमिनेंट टॉप एल्डर बोरिस उनके साथ अथर्व का परीक्षण करने जा रहे हैं? भीड़ एक बार फिर अराजक बकबक में फूट पड़ी, उत्साहित और थोड़ा डरा हुआ। अथर्व उन्हें हरा नहीं सकता। डोमिनेंट टॉप एल्डर बोरिस स्पष्ट रूप से उसे मारने की कोशिश कर रहा है। और देखो, वहां 3 जानवर हैं। 3, वह उन सभी को कैसे हरा सकता है? यह असंभव है।